लड़के ने बस अपनी बेसिक बॉक्सिंग स्किल्स दिखाई, लेकिन वहां मौजूद सारे जीनियस स्टूडेंट्स के तो तोते उड़ गए। यहां तक कि इंस्ट्रक्टर के माथे पर भी पसीना आ गया। वो हैरान होकर सोचने लगा, क्या ये वही डरपोक गीक है जिसे मैं जानता था, या ये कोई और ही बला है? सच तो ये है कि ये कोई आम लड़का नहीं है। इससे पहले गीक इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट हुआ करता था। और उसका फैमिली बैकग्राउंड? भाई, वो एम्पायर की सबसे महान ड्रैगन स्लेयर फैमिली में पैदा हुआ था। लेकिन फिर भगवान ने उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर दिया। एक ड्रैगन स्लेयर बनने की जगह वो एक हीलर के रूप में अवेकन हुआ। मतलब कहां ड्रैगन्स को काटना और कहां लोगों का इलाज करना। ऊपर से वो नाइट्स का एक्सक्लूसिव ऑरा भी यूज नहीं कर सकता था। रिजल्ट ये हुआ कि उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। सरवाइव करने के लिए उसे लगातार फाइट करनी पड़ी, क्योंकि उसे ये कड़वा सच पता था, इस दुनिया में कमजोर को हमेशा स्ट्रांग लोग पैरों तले कुचल देते हैं। बाद में किस्मत चमकी और उसे एक लेजेंडरी एंशिएंट रेलिक मिल गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि इस रिलिक के चक्कर में पूरी एम्पायर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। हालांकि उसने अकेले ही सबको नानी याद दिला दी और सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया, लेकिन वो खुद भी इतना घायल हो गया कि बस अब मरने ही वाला था। यहां तक कि पावरफुल हीलिंग मैजिक भी उस पर बेअसर हो गया था। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसने अपनी जेब से वो एंशंट रिलिक निकाला और धीरे से बोला, सॉरी अलीशा। तभी उस रिलिक से तेज सुनहरी रोशनी निकली। एंशंट विल ने सोई हुई एंशंट पावर को जगा दिया। एक भारी आवाज गूंजी। एंशंट ड्रैगन सोल को एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले की आत्मा पर इम्प्रिंट किया जाएगा। इमरजेंसी मेजर्स एक्टिवेट किए जा रहे हैं। गीक ड्रेक, क्या तुम सहमत हो? शुरू में तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे उसने हां कर दी। और तभी एक सिस्टम विंडो ओपन हुई और मैसेज आया, इररिवर्सिबल पावर एक्टिवेट हो चुकी है। काउंटडाउन खत्म होते ही जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, भाई को लगा जोर का झटका। वो पास्ट में वापस आ चुका था। लेकिन उसने ज्यादा ड्रामा नहीं किया और फटाफट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसे अच्छे से याद था, ये जगह ड्रेक फैमिली का पालना यानी ट्रेनिंग ग्राउंड है। वही ड्रेक फैमिली जो उस लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर ड्रैग के वंशजों ने बनाई थी, जिसने हजारों साल पहले इंसान और ड्रैगन्स की जंग में बहामूत जैसे खतरनाक विलेन को टपकाकर पूरी दुनिया बचाई थी। आज भी जो 3 बड्ढे सुपर फैमिलीज राज करती हैं, उनमें से एक ये भी है। और इसी वजह से जिसके भी खून में ड्रेक खानदान का डीएनए है, उसे क्यूआई की फ्री ब्लेसिंग मिलती है। ये लोग चुटकियों में अपनी ऑरा को जगाकर एक तगड़े नाइट बन सकते हैं। लेकिन अपना गीक एक इकलौता एक्सेप्शन था। बेचारे की किस्मत में यह सब नहीं था। तभी अचानक टिंग, सामने एक नोटिफिकेशन आया। एंशिएंट ड्रैगन सोल अब चुने हुए व्यक्ति की आत्मा के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी है। अगले ही पल उसके सामने सिस्टम विंडोज की बार आ गई। लोअर मैनेजर स्टेटस विंडो, नाम गीक ड्रेक, क्लास हीलर, टाइटल एंशिएंट ड्रैगन का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला। नीचे कुछ स्किल्स भी चमक रही थीं। वो पूरी तरह सन्न रह गया। ये सब किसी मैजिक होलोग्राम जैसा था, जिसके आर पार देखा जा सकता था। पर सबसे अजीब बात थी क्लास और स्किल जैसे शब्द। अरे भाई, ये शब्द तो आज के मॉडर्न जमाने में कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। ये तो आउटडेटेड हो चुके हैं। तभी उसे मास्टर की पुरानी बातें याद आ गईं। उन्होंने बताया था कि पुराने जमाने में लोगों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग क्लास में बांटा जाता था, और उनसे जो टेक्निक्स निकलती थीं, उन्हें स्किल कहा जाता था। तो इसका मतलब अब उसकी क्लास हीलर है, तो वो हीलिंग स्किल्स यूज कर सकता है। उसे याद आया, उसके मास्टर हमेशा एक ही बहाना बनाते थे कि अरे, हीलर बहुत सख्त जान होते हैं, वो नहीं टूटते। और इसी बात की एडीडीएच में वो रोज उसे उसे जबरदस्ती ट्रेनिंग करने पर मजबूर करते थे। खैर, अभी का सीन देखें तो मैं अब हीलर बन चुका हूं। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगले ही पल उसके हाथों से एकदम ब्राइट और पवित्र सफेद रोशनी निकलने लगी। भाई साहब,
ये तो सच में काम कर रहा है। पिछली जिंदगी में मैं हीलर तब बना था जब 20 साल की उम्र में मेरा ईथर हॉल खुला था। उसने तुरंत आंखें बंद की और मेडिटेशन करने लगा। और जैसा सोचा था वही हुआ। मेरा ईथर हॉल अभी से ही अनलॉक हो चुका है। माना कि मेरी वो पुरानी कसरत करके बनाई हुई बॉडी अब गायब हो गई है, लेकिन मेरे स्किल्स और यादें सब मेरे साथ वापस आए हैं। रीसेट होने से पहले के मुकाबले इस बार मेरी पोजीशन काफी सॉलिड है। इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए मुझे अच्छे से समझना होगा कि मेरी जेब में कौन कौन से इक्के मौजूद हैं। तभी अचानक गीक का बटलर डेकर धीरे धीरे उसके सामने आ खड़ा हुआ। यंग मास्टर, क्या आप भूल गए कि आज एक बहुत जरूरी काम है? सच बताऊं तो गीक बचपन से ही डेकर से यमराज की तरह डरता था। भले ही मेंटली वो अब 32 साल का मैच्योर आदमी है, लेकिन वो बचपन का खौफ हड्डियों में ऐसा बैठा था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तभी एक कमाल की चीज हुई। उसका क्लास स्किल कैलम एक्टिवेट हो गया और अंदर की सारी घबराहट चुटकी बजाते ही गायब हो गई। अरे वाह, ये तो ऑटोमेटिक भी काम करता है। सही है बॉस। तभी डेकर ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, यंग मास्टर, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या ख्यालों में खोए हैं? बिल्कुल, गीक ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। तुम उस एवेल्युएशन एग्जाम यानी पैनक्रेशन की बात कर रहे हो ना? असल में जिन बच्चों में भी ड्रेक का खून होता है, उन्हें 7 साल की उम्र में क्रेडल में डाल दिया जाता है, जहां 5 साल तक उनकी रूह कंपा देने वाली सख्त ट्रेनिंग होती है। और पैनक्रेशन, वो तो बिना किसी नियम कायदे वाली फाइट है। इंस्ट्रक्टर्स इस पैनक्रेशन और सोर्ड फाइटिंग कंपटीशन के जरिए ही स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। वैसे तो ये इंस्ट्रक्टर्स ही तय करते हैं कि अखाधे में कौन किससे भिड़ेगा, लेकिन अगर दो स्टूडेंट्स की आपस में सेटिंग हो तो वो अपना ओपोनेंट खुद भी चुन सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ नो रूल्स वाला हिसाब है, तो हाथ पैर टूटना तो छोटी बात है। यहाँ कभी कभी स्टूडेंट्स ऊपर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या करें, इसी इवेल्युएशन से तय होगा कि एकेडमी में उन्हें कौन सी क्लास मिलेगी। तो मजबूरन बच्चे अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। सीन बदलता है और इंस्ट्रक्टर पैन मारुक अपनी भारी आवाज में अनाउंस करते हैं, आज पंक्रेशन का दिन है। सबको पता है कि ये फाइनल इवेल्युएशन है, तो बस अब तैयार हो जाओ। उसी वक्त भीड़ डीएच में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अरे, ये गीक फिर आ गया। पिछले साल इसकी कुटाई कम हुई थी क्या? ये सच में डायरेक्ट लीनेज वाला है या मजाक है? तभी एरन और गूटा की फाइट शुरू हुई। इंस्ट्रक्टर ने जैसे ही इशारा किया, अगली ही सेकंड बूम, एरन ने एक जबरदस्त किक मारी और मैच वहीं खत्म। गीक ने मन ही मन सोचा, फाइट के टाइम अपनी चिन को ऐसे खुला छोड़ोगे तो यही हाल होगा ना। बचपन में मैं इन फाइट्स को देखकर डर के मारे कांपता था, लेकिन आज ये सब कितना आसान लग रहा है। उधर गीक अपनी धुन में था और उसे भनक भी नहीं लगी कि पास ही खैडिडिडी अरियरा कोई उसे घूर रहा है और बस उसे पीटने के लिए अपने हाथ मल रहा है। थोड़ी देर बाद फाइनली गीक और रेवन का नंबर आया। गीक ने बड्ढे ठंडे दिमाग से कहा, यकीन नहीं होता कि फिर से तुम ही मेरे सामने हो रेवन। हालांकि उसे पता था कि इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर साल उसका पाला इसी बंधे से पडीडीडी एचता है। और गीक तो मुझे पक्का यकीन है कि इनके बीच अंदर ही अंदर कोई न कोई सेटिंग जरूर हुई है, वरना ऐसा घटिया इंसान मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है। पिछले जन्म में ड्रेक फैमिली के मेन मेंबर्स से तो मैं शायद ही कभी मिला था, लेकिन वहां ऐसे कई नमूने थे जो मुझे बुली करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तभी रेवन ने बड़े स्टाइल में अपना मुंह खोला और बोला, गीक, आज तो तेरी दाद देनी पड़ेगी। पिछली बार इतना बुरा पिटने के बाद भी तुझमें यहां रेंगते हुए वापस आने की हिम्मत है। ये सुनते ही गीक के अंदर का काम स्किल एक्टिवेट हो गया और बस कुछ ही पलों में उसका दिमाग बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर तू मुझे इन्फीरियर जीन बोलकर चिढ़ा रहा है तो बेटा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी रेवन ने झट से उसके बाल पकड़े और हंसते हुए बोला, अच्छा नहीं छोड़ेगा तो क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? अगले ही सेकंड गीक ने अचानक अपना वन हिट स्किल यूज कर दिया। भटाक, पंच सीधा उसके मुंह पे जा लगा। वैसे तो गीक उसे सिर्फ बेहोश करना चाहता था, लेकिन लगता है स्किल कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में ऑटोफायर हो गया। उधर इंस्ट्रक्टर भी एकदम शॉक में आ गए। बोले, अरे भाई, मैंने अभी मैच स्टार्ट भी नहीं किया और तुमने हाथ भी चला दिया। लेकिन गीक ने बड़े एटीट्यूड में जवाब दिया, सर, एक असली फाइटर वही होता है जो पहले वार करे। इसी को तो स्ट्रैटेजी कहते हैं।
ये सुनकर इंस्ट्रक्टर के तो होश उड़ गए। यार, इस स्टूडेंट में तो मुझे साफ साफ किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। तभी रेवन गुस्से में चिल्लाया, इंस्ट्रक्टर, आप बस स्टार्ट अनाउंस करो। इस इंफीरियर जीन को तो मैं आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये नानी याद कर लेगा। जैसे ही इंस्ट्रक्टर का सिग्नल मिला, रेवन ने अपनी पोजीशन ली और फुर्ती से गीक की तरफ लपका। उसका पूरा फोकस गीक के लेफ्ट हैंड पर था, और जैसे ही गीक ने अपना लेफ्ट पंच मारा, रेवन बड़ी चालाकी से तुरंत नीचे झुक। रेवन ने गीक को उठाया और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था, लेकिन तभी रेवन के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने झट से बैक स्टेप लेकर डिस्टेंस बना ली। ये नज़ारा देखकर इंस्ट्रक्टर के तो होश ही उड़ गए। भाई, क्या ये सच में एक 12 साल के बच्चे की फाइटिंग स्किल्स हैं? जब रेवन ने गीक का अटैक डॉज किया और उसे नीचे धकेला तो उसे लगा कि अब तो जीत पक्की है। पर उसे क्या पता था, गीक ने बिजली की रफ्तार से उसकी चीन पर वार किया और उसकी पकड़ से ऐसे फिसला जैसे हाथ से साबुन। भले ही उसका पिछला मूव फेल हो गया हो, पर गीक का दिमाग एकदम बर्फ जैसा ठंडा था और उसने बिल्कुल सही टाइम पर काउंटर अटैक कर दिया। उसकी टेक्निक और फोकस, भाई, गजब लेवल का है। क्या ये वही गीक ड्रेक है जिसे मैं जानता था? इधर रेवन अभी डिस्टेंस बनाने की सोच ही रहा था कि गीक ने एक ही हिट में उसकी लेफ्ट लेग बेकार कर दी। ये देखते ही रेवन ने गुस्से में घूंसा घुमाया, पर गीक ने अपना कॉन्सेंट्रेशन सेंस स्किल एक्टिवेट कर रखा था, जिसकी मदद से वो रेवन के हर अटैक को मक्खन की तरह डॉज करता गया। लगता है अब मुझे इस स्टेट को कंट्रोल करने की आदत हो गई है। चलो भाई, अब इस खेल को खत्म करते हैं। अगले ही पल गीक ने उसे जबरदस्त शोल्डर थ्रो दिया और साथ ही अपना वाइटल स्ट्राइक स्किल ठोक दिया, जिससे रेवन के इंटरनल ऑर्गन्स की तो बैंड बज गई। फिर उसने बड़े स्टाइल में कहा, माना कि तेरी लर्निंग एबिलिटी थोड़ी स्लो है, पर आज की धुलाई से तुझे कुछ तो अकल आ ही गई होगी। है क्या तू? मेरे सामने आवाज ऊंची करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी उसे कुछ याद आया। ओए, तुम सबके नाम मैंने नोट कर लिए हैं। इधर उधर क्या देख रहे हो? अगर किसी में दम है तो नीचे आओ और दो दो हाथ कर लो। Would you like me to adjust the aggression level of the dialogue or generate a script for the next chapter? ज़ीक के उस धमाकेदार डायलॉग के बाद क्राउड में से एक बंदा स्लो मोशन में खड़ा हुआ। ज़ीक ड्रेक, मैं तुझे चैलेंज करता हूं। ये चिल्लाने वाला और कोई नहीं, जेकिन वॉल्डेक था। कहने को तो ये ज़ीक का दूर का कजिन है, पर रियलिटी में इनका रिश्ता ना के बराबर है। लेकिन ज़ीक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े ठंडे दिमाग से बोला, भाई तू अकेला तो बड़ा बोरिंग है, अपने उस सर्वेंट लियम स्टोन को भी बुला ले। जब तुम दोनों साथ आओगे तभी तो मुकाबला बराबर का लगेगा ना। ये सुनते ही जेकिन का ईगो हर्ट हो गया और वो गुस्से में तमतमा उठा, तू मेरी इंसल्ट कर रहा है? ज़ीक ने सीधा जवाब दिया, हाँ भाई, और क्या, ये तो ऑब्वियस है। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर ने डुअल स्टार्ट अनाउंस कर दिया, लेकिन हमारा ज़ीक सामने खड़े लड़के को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। वो मर्सनरी किंग लियम के बारे में सोच रहा था। क्योंकि लियम का ब्लड रिलेशन बहुत दूर का था, इसलिए बचपन में उसे फैमिली ने साइडलाइन कर दिया था। बाद में वो बारानवन नाम के एक छोटे से देश के नाइट ऑर्डर में चला गया। जब बारानवन तबाह हो गया तो लियम मर्सनरी बन गया। काफी लंबे स्ट्रगल के बाद उसने रेड नाइट का लेवल हासिल किया और अपना खुद का स्टोन मर्सनरी ग्रुप बनाया। और देखते ही देखते वो 3 बड़े मर्सनरी ग्रुप्स को यूनाइट करके मर्सनरी किंग बन गया। बाद में एम्पायर ने उन्हें हायर किया, जिसके चलते लियम को कॉन्टिनेंटल वॉर में उतरना पड़ा। नॉर्थ और एम्पायर हमेशा से दुश्मन रहे हैं और ज़ीक एक नॉर्दर्न बंदा होने के नाते ऑटोमैटिकली लियम का दुश्मन बन गया। लेकिन इस बार शायद सीन कुछ अलग होने वाला था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक जेकिन ने उस पर एक जोरदार पंच मारा, मगर गीक ने उस वार को बड़े ही आराम से ब्लॉक कर दिया। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि तुम दोनों साथ में आना। पर जेकिन कहाँ सुनने वाला था। उसने बात को इग्नोर किया और हवा में उछलकर उस पर एक किक जमा दी। लेकिन अगले ही पल जेकिन के दाहिने पैर में एक भयानक दर्द उठा, क्योंकि गीक ने बड़ी चालाकी से अपनी एल्बो अड़ा दी थी। जब तक जेकिन कुछ समझ पाता, गीक बिजली की रफ्तार से उसके एकदम सामने आ गया और एक पंच मारने का एक्शन लिया। ये देखते ही जाकिन ने डर के मारे दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, पर गीक तो निकला बड़ा शातिर। अगले ही सेकंड उसने चेहरा छोड़कर जेकिन के उसी इंजर्ड पैर पर फिर से अटैक कर दिया। अरे यार, तुम तो इतना सिंपल फेक भी नहीं पकड़ पाए। इसीलिए तो कहा था ग्रुप में आओ, अकेले तुम्हारे साथ खेलने में तो मजा ही नहीं आ रहा। पलक झपकते ही जेकिन की हालत पतली हो गई, उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो चिल्लाया, लियम, इसे जान से मार दे। और बस अगली ही सेकंड लियम एक खतरनाक किलिंग ऑरा के साथ धीरे धीरे गीक की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि क्या ये सच में 12 साल का ही है। इधर गीक को भी पता था कि अगर इस बंदे को मोमेंटम बनाने का मौका दिया तो गेम उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसने खुद ही लियम पर धावा बोल दिया। अगले ही पल वहां एक नहीं बल्कि गीक की कई सारी परछाइयां दिखने लगीं और सबने एक साथ लियम पर अटैक कर दिया। नजारा देखकर वहां खड़े सारे लोग सन्न रह गए। भाई साहब, ये कौन सी टेक्निक है?
यहां तक कि इंस्ट्रक्टर भी अपनी हैरानी नहीं छिपा पाए। असल में कॉन्टिनेंट के सेंटर में ज्यादातर लोग शॉर्ट टेक्निक्स यूज करते हैं, इसलिए नॉर्थ की ये बॉक्सिंग स्टाइल उनके लिए भी एकदम नई थी। और इसी बीच अचानक ज़ीक को रियलाइज हुआ कि उसकी करंट बॉडी अभी काफी वीक है और वो ज्यादा देर तक लगातार अटैक नहीं कर सकता। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो ये लियम का मॉन्स्टर जैसा शरीर है। वो बस खड़े खड़े मजे से डिफेंस कर रहा है, जबकि मर्सनरी किंग होने के नाते उसे तो और ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए था। ज़ीक ने अपनी राइट फिस्ट कसकर बांधी। उसने सोचा, वैसे भी मेरी बॉडी अब लिमिट पर आ चुकी है, तो अब आर या पार। अपनी पूरी पावर एक जगह जमा करके इसके डिफेंस को ही तोड़ देता हूं। अगले ही पल ज़ीक ने एक बहुत ही पावरफुल पंच मारा, लेकिन लियम ने तो जैसे उसे स्लो मोशन में देखा और सर झुकाकर डॉज कर दिया। ज़ीक एकदम शॉक हो गया, इसे ईथर दिखाई नहीं देना चाहिए था। भाई, इस बंदे के सेंसेस हैं या कोई हाईटेक रेडार? तभी लियम ने फुर्ती से ज़ीक का राइट हैंड पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड ज़ीक ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत कॉन्सेंट्रेशन स्किल एक्टिवेट कर दिया। उसने मौका देखते ही अपनी बॉडी का यूज करके लियम को पीछे से जकड़ लिया। पल भर में उसने एक परफेक्ट चोक होल्ड लगा दिया। तेरी बॉडी चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, अगर दिमाग तक हवा और खून नहीं पहुंचेगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा बॉस। उधर लियम भी पागलों की तरह मुक्के बरसाने लगा ताकि ज़ीक उसे छोड़ दे। बिल्कुल सही, अब मुकाबला बस इस बात का था कि कौन ज्यादा देर तक टिक पाता है। ये डेंजरस सीन देखकर वहां मौजूद सबके रोंगटे खड़े हो गए, यहां तक कि इंस्ट्रक्टर के माथे पर भी पसीना आ गया कि भाई, ये ट्रेनिंग है या जंग। सबकी नजरें बस इसी बात पर टिकी थीं कि आखिर इस मुकाबले का विनर कौन होगा। लेकिन भाई, सीन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फाइटिंग का शोर अचानक बंद हुआ और देखा तो लियम जमीन पर अनकॉन्शियस पड़ा था, एकदम ढेर। उधर ऑडियंस में बैठा एक लड़का मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तुम्हें इस तरह हारने में ही तो असली मजा है। ये और कोई नहीं, गीक ड्रेक था। गीक की जीत पक्की होते ही उसका बटलर वहां आ धमका और बड़े अदब से बोला, छोटे मालिक, सुना है पैंक्रेशियन में आपको काफी गहरी चोट लगी थी। अगर आप कंफर्टेबल हों तो क्या मैं आपकी नब्ज चेक कर लूं? गीक को तो पहले ही पता था कि ये बुढ़ा क्या चाहता है। ये बस कंफर्म करना चाहता है कि मेरा अवेकनिंग हुआ है या नहीं। बिना किसी ड्रामा के गीक ने तुरंत अपना बायां हाथ आगे कर दिया। अगले ही सेकंड एक नीले रंग की एनर्जी यानी ब्लू क्यू उसके शरीर में दौड़ गई, जिसे देखकर गीक के तो होश ही उड़ गए। अरे भाई साहब, क्या ये सायनाइट है? नॉर्मली जब कोई अवेकनिंग चेक करता है तो बस डैंशियन देखता है, लेकिन इसने तो नसों के जरिए पूरी बॉडी स्कैन कर डाली। अपनी क्यूआई को किसी और के शरीर में डालना और कंट्रोल करना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए नेक्स्ट लेवल स्किल चाहिए होती है। मतलब कंफर्म है बॉस, ये बंदा वाकई में एक सायनाइट है। वैसे आपको बता दूं, नाइट्स की भी अपनी हायरार्की होती है। पावर और क्यूई कंट्रोल के हिसाब से इनके अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे पहले आता है व्हाइट स्वॉर्ड्समैन। ये वो स्टेज है जब बंदा बस तलवार चलाना सीख ही रहा होता है। ब्लेसिंग सेरेमनी से पहले क्राडल के ज्यादातर बच्चे इसी कैटेगरी में आते हैं, एकदम बिगिनर्स की तरह। इसके बाद आता है ऑरेंज स्वॉर्ड्समैन। ये वो लेवल है जब क्यू अवेकन हो जाती है और डैंशियन की ट्रेनिंग शुरू होती है। जैसे ही स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग मिल जाती है, वो प्रमोट होकर ऑरेंज स्वॉर्ड्समैन बन जाते हैं। अब ये लोग खुद अपने यहां सबसे पहले आते हैं पर्पल नाइट्स, जो वो स्टेज है जहां ऑफिशियली नाइट का टाइटल मिलता है और ये अपनी क्यू वॉल से हमलों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है सायन नाइट्स का, जो ब्लू क्यूआई को अवेकन कर लेते हैं, और आखिर में वो लेजेंडरी स्टेज जो लिमिट्स तोड़ने वाले ही हासिल कर सकते हैं, माइनस रेड नाइट, जैसे कि पिछले जन्म का मर्सनरी किंग लियम और मैं खुद। वैसे ब्लैक नाइट्स भी होते हैं, मगर वो मॉन्स्टर्स तो पूरे कॉन्टिनेंट में गिने चुने ही हैं, मतलब एकदम रेयर पीसेस। हमारा हीरो गीक सोच रहा था कि आखिर एक नाइट कमांडर लेवल का इतना तगड़ा आदमी यहां बटलर बनकर क्यों आया है, लेकिन ज्यादा दिमाग चलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑरा से मेरी हिडन पावर को डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। तभी बटलर डेकर ने धीरे से पूछ ही लिया, यंग मास्टर, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? भाई का कॉन्फिडेंस देखो। गीक ने भी तुरंत पलटवार किया, ऐसा क्यों? मुझे तो लग रहा है कि डेकर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। डेकर फिर बोला, यंग मास्टर, आप अचानक इतना बदल कैसे गए? इस पर गीक ने फुल एटीट्यूड में टॉपिक घुमा दिया, तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि मैंने बदलने में इतनी देर क्यों कर दी। अभी तो और भी चेंजेस आएंगे और सब कुछ अपनी सही जगह पर वापस आएगा। तुम्हें बस चुपचाप मुझे फॉलो करना है, समझे? डेकर ने सर झुकाया, समझ गया यंग मास्टर, आपके कहने पर मैंने ट्रेनिंग रूम रेडी कर दिया है। इसके बाद गीक वहां से निकल गया, लेकिन मन ही मन कैलकुलेशन चल रही थी, माइनस अगर ये बंदा मुझ पर नजर रखने आया है तो इसे अपने पास ही रखना बेहतर है, ताकि बातों बातों में इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सके। बस पता ये करना है कि ये किसकी साइड है। पक्का मेरे भाई बहनों में से ही किसी का जासूस होगा। सीन कट होता है और गीक अपने पर्सनल ट्रेनिंग रूम में पहुंचता है। वहां उसने तुरंत अपना स्टेटस विंडो ओपन किया।
स्क्रीन देखते ही वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि काफी सारी स्किल्स जो पहले नॉविस थीं वो अब अपने आप अपग्रेड होकर प्रोफिशिएंट लेवल पर पहुंच गई थीं। मतलब बैठे बिठाए लॉटरी लग गई। क्या यह एक्टिव स्किल शुरू से ही मेरे पास थी? इसका मतलब फ्यूचर में जो स्किल्स मैं सीखूंगा वो भी स्किल बार में पॉपअप होंगी। लेकिन यार, क्लास स्किल्स और नॉर्मल स्किल्स में फर्क क्या है? हालांकि इनका एक्टिवेशन स्टाइल तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। और हाँ, इसमें एक ड्रैगन स्किल भी छुपा है। इसे अनलॉक करने के लिए पूरे 10 अचीवमेंट पॉइंट्स चाहिए, जो सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलेंगे। पर ट्विस्ट ये है कि उन्हें टपकाने के लिए कम से कम पर्पल नाइट लेवल की पावर चाहिए, जो अभी तो दूर की बात है। इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं आखिर पास्ट में वापस आया कैसे, और ये सिस्टम क्या बला है? क्लास स्किल्स को देखकर लगता है कि इसका कनेक्शन किसी एंशिएंट रेलिक से है। फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बॉस, अगर स्ट्रांग बनने का चांस मिल रहा है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, फिर चाहे वो सिस्टम हो या ड्रेक फैमिली। देखो, इस दुनिया में 2 पावर्स चलती हैं, नाइट्स की क्यू और मेजेस का माना। नाइट्स डांटियन यूज करते हैं और मेजेस मैजिक सर्कल। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक मिलेगा तो दूसरा नहीं। लेकिन हमारे हीरो गीक की किस्मत ही अलग लेवल की खराब थी। ना उसके पास डांटियन था, ना ही मैजिक सर्कल। जब फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तब उसके मास्टर ने उसे हीलर क्लास दिलाई और ईथर यूज करना सिखाया। पूरी दुनिया में सिर्फ वो और उसका मास्टर ही हैं जो इस यूनिक पावर को यूज कर सकते हैं। 2 घंटे की इंटेंस शॉर्ट ट्रेनिंग के बाद गीक की बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी हीलिंग एबिलिटी ने जादू कर दिया और वो फटाफट रिकवर हो गया। पर अभी पिक्चर बाकी थी, क्योंकि वो सबके सामने अपनी ये पावर यूज करने से डरता था, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो लोग उसे सीधा मॉन्स्टर समझ लेंगे। खैर, अब जब स्टैमिना और उसके घाव रिकवर हो चुके हैं तो चलो वापस ट्रेनिंग पर लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है कॉमन डाइनिंग एरिया की तरफ, जहां पूरा माहौल गर्म है। सब बस एक ही टॉपिक पर गपशप कर रहे हैं, गीक। भाई, ये गीक तो पूरा बदल ही गया है। कहीं इसने कोई ब्लैक मैजिक तो यूज नहीं कर लिया? माना कि पांक्राचीवेन में उसने काफी एग्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी, पर यहां जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। वो बंदा इतना कमजोर है कि ठीक से तलवार तक नहीं उठा पाता, वो क्या ही फाइट करेगा। वहीं पास में बैठे वो 2 लोग जिन्हें गीक ने पहले ही सबक सिखाया था, अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए थे। कहने लगे, अरे उसने नई सॉर्ड बस इसलिए बनवाई क्योंकि पुरानी वाली उठाने की उसकी औकात नहीं थी। मैं ऐसे इन्फीरियर बंदे से हार कैसे गया? पक्का इसका लक चल गया होगा। क्लासिक बहाना, है ना? तभी साइड से रेना की आवाज आई, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी। उसने सीधा बोल दिया, तुम्हें लगता है ये सिर्फ लक था? अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुम ड्रेक के नाइट बनने के लायक ही नहीं हो। देखते ही देखते सॉर्ड कॉम्पिटिशन का दिन आ गया। और हाँ, ये पंक्राचीवेन जैसा मजाक नहीं था, यहां असली तलवारें चलने वाली थीं। इसलिए यहां हर साल किसी न किसी की मौत होना तो कॉमन बात थी। ये मैच स्टूडेंट्स के बीच का असली लेवल गैप दिखाने वाला था। और सुनो, साल के आखिरी इवैल्यूएशन के ठीक 1 महीने बाद ड्रेक अवेकनिंग की ब्लेसिंग सेरेमनी भी होने वाली थी। इसी बीच गीक अपनी भारी भरकम तलवार लेकर स्टेज पर आराम से चढ़ता है। और गेस करो उसका ओपोनेंट कौन था? खुद रेना। रेना ने चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना ओपोनेंट चुनती हूं। और गीक ने भी बिना डरे मुस्कुराते हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते ही रेना को चमक गया कि भाई, ये जाइक उतना भी सिंपल नहीं है जितना उसने सोचा था। क्या सिर्फ साइज बढ़ने से इसका एटीट्यूड भी बढ़ गया है? लेकिन अगले ही पल वो शांत हो गई। उसने डिसाइड किया कि वो अपने पुराने स्टाइल से ही इसे हैंडल करेगी। उधर जाइक के माथे पर पसीना आ गया था। आखिर फ्लैश नाइट के साथ मैच हो तो थोड़ी टेंशन तो बनती है बॉस। रेना ट्यून को फ्लैश नाइट कहा जाता है और वो कॉन्टिनेंट की सबसे एक्टिव 5 स्टार नाइट्स में से एक है। ड्रेक की नेक्स्ट जनरेशन में उसे एक जीनियस माना जाता है, क्योंकि उसने बहुत पहले ही अपनी क्यूआई अवेकन कर ली थी। हालांकि इसे काफी साल बीत चुके हैं, पर अपना बेस सॉलिड रखने के लिए वो शुरुआत में अपनी पावर यूज ही नहीं करती थी। तभी इंस्ट्रक्टर का सिग्नल मिला। अगले ही सेकंड रीना ने एक जबरदस्त थ्रस्ट के साथ सीधा जिके पर अटैक कर दिया। जाइक ने तुरंत गैप मेंटेन किया, लेकिन पलक झपकते ही रेना उसके पीछे खड़ी थी। उसने तुरंत एक पावरफुल स्ट्राइक मारी और जाइक को हवा में उड़ाते हुए कई मीटर दूर फेंक दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतनी पावरफुल होगी। तभी साइड से लोग चिल्लाने लगे, रेना, मजे लेना बंद कर और जल्दी से इसे फिनिश कर। लेकिन एक लड़के ने चिढ़कर कहा, तुम्हें क्या लग रहा है वो टाइम पास कर रही है? भले ही उसे सब साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन रेना लगातार जाइक का वीक पॉइंट ढूंढ रही है। पर जब भी वो उस वीकनेस पर अटैक करना चाहती, रेना पूरी जान लगा रही थी, मगर जाइक उसके हर अटैक को ऐसे ब्लॉक कर रहा था जैसे वो रेना को खुद अपनी कमजोरियां दिखाकर ट्रेनिंग दे रहा हो। ऐसा लग रहा था कि ये कोई सीरियस फाइट नहीं, बल्कि बस एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल दोनों फाइटर्स पीछे हट गए। रेना की सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं।
तो ये है क्रैडल पीरियड के फ्लैश नाइट की असली ताकत। ये अभी भी अपनी बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप में ही फंसी हुई है, इसलिए वो एक दायरे में सिमट कर रह गई है। अब देखते हैं कि मैं उसका ये फ्रेमवर्क तोड़ पाता हूं या नहीं। अगले ही सेकंड जाइक ने अचानक अपनी बॉडी नीचे झुका ली। रेना को लगा कि वो डिस्टेंस कम करना चाहता है, और उसने सोचा, स्पीड के मामले में तो मैं इससे बिल्कुल नहीं हारने वाली। वो बस ये सोच ही रही थी कि जाइक पलक झपकते ही उसके सामने आ टपका और अपनी भारी तलवार से एक जबरदस्त वार कर दिया। रेना ने गजब की फुर्ती दिखाई और साइड होकर उस अटैक को डॉज कर लिया। बस थोड़ा डिस्टेंस बना लूं तो मैं फिर से रिएक्ट कर सकती हूं। लेकिन तभी जाइक ने एक डर्टी मूव खेला। उसने जमीन से पत्थर उड़ाकर सीधा रेना की तरफ फेंक दिए। रेना बिल्कुल तैयार नहीं थी और वो पत्थर सीधा उसके चेहरे पर जा लगे। भाई, इसे कहते हैं असली धोखा। जब तक रेना उस झटके से संभलती और उसका दिमाग काम करता, जाइक उसके बिल्कुल करीब आ चुका था और उसने अपनी तलवार सीधा रेना की गर्दन की तरफ घुमा दी। बिल्कुल आखिरी मौके पर रेना ने अपनी कीची पावर यूज की और जिके के हाथ से वो भारी तलवार झटककर दूर फेंक दी। जैसे ही वो भारी तलवार जमीन पर गिरी, वहां खड़े सारे लोग एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगे। जाइक हार गया। रेना ने तो कमाल कर दिया यार। इस मैच में उसने क्यूआई का यूज भी नहीं किया। लेकिन साइड में खड़े इंस्ट्रक्टर का चेहरा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। उसका चेहरा तो देखने लायक था। नहीं, शायद स्टूडेंट्स ने नोटिस नहीं किया, लेकिन जिस मोमेंट गीक का अटैक रेना से टच हुआ, उसने बड़ी चालाकी से थोड़ा सा क्वी यूज कर लिया। अकेडमी में एंटर करने से पहले तो मैडम ने कसम खाई थी कि वो क्यूआई यूज नहीं करेंगी, तो अब क्या इरादा बदल गया? तभी गीक एक झटके में फ्लैश होकर उसके सामने आ गया। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ क्या? अगले ही सेकंड गीक ने एक पंच मारा जो सीधा रेना की गर्दन के पास जाकर रुक गया। रेना अपनी गर्दन पकड़कर वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। साइड में खड़े लोग तो भाई साहब भड़क गए। ये स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन है, हम गीक की ये चीप ट्रिक्स नहीं मानेंगे। एक नाइट होकर तलवार फेंक दी, ये तो शर्म की बात है। असली विनर तो रेना होनी चाहिए। लेकिन अपने गीक भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका लॉजिक सिंपल था, भाई जब तक जीत रहे हैं सब चलता है। उसने रेना से धीरे से पूछा, अभी और कंटिन्यू करना है? रेना को लगा वो अभी हारी नहीं है, बस थोड़ा केयरलेस हो गई थी और गीक को मौका मिल गया। पर जल्दी ही उसे रियलाइज हो गया कि अगर गीक के हाथ में उस वक्त शॉर्ट स्वॉर्ड होती तो भाई उसका गेम ओवर हो चुका होता। थोड़ी देर बाद रेना ने सबके सामने अनाउंस कर दिया, मैं हार गई। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग शॉक हो गए। कुछ दिन पहले तक जिस गीक को फैमिली का सबसे बड़ा ट्रैश माना जाता था, उसने आज फैमिली की जीनियस रीना को हरा दिया। गीक की इस जीत ने पूरे क्रैडल को हिलाकर रख दिया, जबकि वो खुद इन सबसे दूर चुपचाप अपनी ट्रेनिंग में लग गया। कमरे के अंदर एकदम सन्नाटा था और भाई की हार्ड ट्रेनिंग चल रही थी। तभी उसने अपना स्टेटस विंडो ओपन किया और वही हुआ जिसका अंदाजा था। स्किल प्रोफिशिएंसी एक्सपर्ट पर पहुंचते ही लेवल अप हो गया। 1 महीने पहले जो क्विक रिपेयर स्किल सीखी थी, उसमें अब उसका हाथ इतना साफ हो गया है कि उसे माउस हैंड की प्रोफिशिएंसी मिल गई है। मतलब बंदे की स्पीड तो देखो। तभी जीके गीक ने पीछे मुड़े बिना ही दरवाजे की तरफ कहा, डेकर, तुम यहां क्या कर रहे हो? पीछे से तुरंत जवाब आया, यंग मास्टर, हम निकलने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। दूसरी तरफ वो काले बालों वाला लड़का काफी टेंशन में लग रहा था। उसने झुंझलाकर पूछा, एबल, ऐसी सिचुएशन में भी तुम चाय कैसे पी सकते हो यार? जीके गीक ने रेना को हरा दिया है और तुम्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एबल ने बड़े सुकून से जवाब दिया, अरे इतनी टेंशन मत लो, तुम हर बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेते हो। बहुत टाइम से हम अपने मेन हाउस नहीं गए हैं। मुझे तो बस ये देखना है कि हमारा छोटा भाई क्या मजेदार चीज अवेकन करता है। मैं तो भाई बहुत क्यूरियस हूं। सीन बदलता है और गीक अपनी कैरेज में बैठकर मेन सिटी के लिए निकल पड़ता है। डिले के ड्रेक फैमिली का मेन बेस ट्रॉय डची में है और फैमिली सेंटर मिडलैंड के 4 सीजन सिटी में। लेकिन असली एक्शन यानी ब्लेसिंग सेरेमनी वहीं होगी जहां से ड्रैगन स्लेयर का लेजेंड शुरू हुआ था। कुछ ही देर में गीक डिले के गढ़ में पहुंच गया, ड्रैगन्स नेस्ट रेया। सामने का नजारा देखकर गीक भी थोड़ा हैरान रह गया। यहां आए हुए पार्टिसिपेंट्स तो वो बड़े बड़े लोग थे जो आमतौर पर सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में दिखते हैं। और हाँ, इनमें से पक्का कुछ जासूस होंगे जिन्हें डायरेक्ट लाइन ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। खैर, इनका मकसद जो भी हो, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैं अवेकन नहीं कर सकता, इनकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और ये मुझसे डरना बंद कर देंगे। समझो अपना रास्ता साफ। अगले ही सेकंड गीक के चेहरे पर भयानक गुस्सा आ गया। वो मन ही मन बोला, ये कमीना यहां क्या कर रहा है? उधर एबल रईसों के साथ गप्पे लड़ा रहा था और बता रहा था कि वो यहां इस ब्लेसिंग सेरेमनी में अपने प्यारे छोटे भाई को देखने आया है, वही ड्रेक खानदान का दूसरा बेटा जिसे लोग लायन सॉर्ड एबल ड्रेक के नाम से जानते हैं।
मगर गीक, जो अपना पिछला जन्म जी चुका था, अच्छे से जानता था कि इस पर लायन सॉर्ड नहीं बल्कि स्लॉटर नाइट का टाइटल ज्यादा जंचता है। फिलहाल गीक खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अभी वो चाहकर भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। उसे पक्का याद था कि पिछले जन्म में एबल ने कभी इस ब्लेसिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया था। तो क्या मेरी वजह से फ्यूचर बदल गया है? खैर, हो सकता है इस बार किस्मत मुझे कोई नया मौका दे दे। इसी बीच रस्म शुरू हो गई और सबसे पहले बारी आई एरन की। बंदे ने पानी में अपना राइट हैंड डाला, हथेली पर कट लगाया और अगले ही पल एक नीली एनर्जी उसे घेरकर सीधा उसके डैंशियन में समा गई। ड्रेक खानदान के हर वारिस को 12 साल की उम्र में क्रैडल से ग्रेजुएट होते वक्त इस रस्म से गुजरना पड़ता है, तभी उनका डैंशियन और अवेकनिंग वेसल पूरी तरह खुलता है। अगली बारी थी लेना की। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वेसल जागने के साथ साथ ड्रैगन स्लेयर की ट्रेड भी मिल जाए, जो माना के फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। और भाई साहब, तभी वो माना लैंप अचानक खतरे की तरह लाल चमकने लगा। ये देखते ही वहां मौजूद पब्लिक खुशी से पागल हो गई, क्योंकि लाल बत्ती का मतलब था रेड नाइट, या शायद उससे भी खतरनाक ब्लैक नाइट। नाइट का प्योर ब्लड अवेकनिंग शुरू होता है और इंस्ट्रक्टर ने इशारा किया कि वो खास ग्लव्स ले आए। माना कि अजीबोगरीब प्रॉब्लम की वजह से बिना इन फैमिली स्पेशल ग्लव्स के नॉर्मल लाइफ जीना मानो इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर एक बार प्योर ब्लड साबित हो गया तो ड्रेक फैमिली का नाम यूज करने की पावर और फैमिली के सारे रिसोर्सेज और वीआईपी सपोर्ट मिलना पक्का था। तभी अपना हीरो जाइक बड़े ही स्लो मोशन में अवेकनिंग सेरेमनी के लिए स्टेज पर आया। वहां मौजूद हर बंदा फुल एक्साइटमेंट में था। भाई ने रेना को जो हराया था, तो सबको लगा कि अब तो प्योर ब्लड अवेकनिंग कंफर्म है। लेकिन जाइक तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, उस डैम ब्रॉन्ज स्टैचू को फिर से अपने सामने देखकर। उसे फ्लैशबैक्स आने लगे, पिछले जन्म में उसने बचपन से कितना स्ट्रगल किया था, पर एंड में क्या मिला? ड्रेक फैमिली का सबसे पहला फेलियर होने का टैग। पर इस बार कहानी कुछ और होने वाली थी। सिर्फ हीलिंग ही नहीं, वो अब अपनी पावर्स को कंट्रोल भी कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी स्ट्रांग विल पावर के दम पर यहां खड़ा था। उसने मन ही मन स्टैचू से कहा, भाई ब्रॉन्ज स्टैचू, इस बार मेरी इज्जत रख लेना। लेकिन सन्नाटा। ब्रॉन्ज स्टैचू टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर सबकी बोलती बंद हो गई और एबल का चेहरा भी सीरियस हो गया। ऐसा तो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ था। लोग बातें बनाने लगे, यार मुझे पता था, इससे उम्मीद लगाना ही बेकार था, फालतू में हाइप क्रिएट कर दी थी इसने। पब्लिक का दिमाग खराब था क्या? अवेकनिंग का कोई चांस ही नहीं है? एक डायरेक्ट लाइन वॉरिस होकर ऐसा हाल? ये तो सीधा सीधा फैमिली के नाम पर धब्बा है भाई। और बस तभी जाइक की आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया कि एरर हो गया है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन सेंड करने में डिले हो रहा था, क्योंकि डिवाइस के डेटाबेस में इस स्पेसिफिक क्लास की जानकारी ही मौजूद नहीं थी। खैर, जैसे तैसे इनपुट कंप्लीट हुआ और डिवाइस ने कंफर्म किया कि यूजर की एबिलिटी हीलिंग है। लेकिन अगले ही सेकंड उस ब्रॉन्ज स्टैच्यू से एक तेज रेड लाइट निकली और उसने पूरी मूर्ति को कवर कर लिया। ये नज़ारा देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब हैरान थे, भाई ये तो लाल रंग की रोशनी है, मतलब यह लड़का पक्का प्योर ब्लड अवेकनिंग वाला है। तभी सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। यूजर की आत्मा में छुपा एंशिएंट ड्रैगन ब्लेसिंग एक्टिवेट हो गया और साथ ही वैम्पायर टैलेंट वॉरियर्स ब्लड भी जाग उठा। इन दोनों खतरनाक टैलेंट्स के मिलने से एक बिल्कुल यूनिक क्लास पैदा हुई और लो जी आपने अनडाइंग यानी कभी न मरने वाले का टैलेंट अवेकन कर लिया। जैसे ही गीक ने ये अनडाइंग टैलेंट हासिल किया, वहां मौजूद भीड़ का तो दिमाग ही हिल गया। लोग खुसुर पुसुर करने लगे, यार ये तो सच में प्योर ब्लड निकला, पर उस मैनेडन ने पहले रिएक्ट क्यों नहीं किया? कहीं ये स्टैच्यू तो खराब नहीं हो गया? लोग कंफ्यूज थे कि मशीन खराब है या उनकी किस्मत। गीक समझ गया कि बेटा अभी चुप रहने में ही भलाई है, वरना लोगों को शक हो जाएगा। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो ही रहा था कि तभी एबल ने ताली बजाते हुए माहौल संभाला। वो बोला, अरे इतना सीरियस क्यों हो गए सब लोग? इस बार हमें दो प्योर ब्लड अवेकनर्स मिले हैं। ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है भाई, मातम का नहीं। एबल की बात सुनते ही वहां खड़े सारे रईस और नोबल्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल सही बात है, जश्न तो बनता है। फिर एबल ने अपने बंदों को घूरा, अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ फटाफट गीक के लिए वो स्पेशल ग्लव्स लेकर आओ। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में गीक ने वो ग्लव्स पहन लिए और सीन सेट हो गया। वुड यू लाइक मी टू ट्रांसलेट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर? इस बंदे के इरादे मुझे अच्छी तरह पता है और सच कहूं तो मूड बिल्कुल खराब है। तभी इंस्ट्रक्टर ने सबको अनाउंस किया कि ब्लेसिंग सेरेमोनी यहीं खत्म होती है। अब सेलिब्रेशन पार्टी का टाइम है, तो सब लोग फुल एंजॉय करना। जिच अभी वहां से निकलने ही वाला था कि अगले ही सेकंड एबल ने उसे वहीं रोक लिया। वो बोला, अरे जिच इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो?
प्योर ब्लड अवेकनिंग के लिए कंग्रेचुलेशंस, ये बोलते हुए उसने अपना राइट हैंड आगे बढ़ा दिया। जिक वहीं सोच में पड़ गया, हाथ मिलाऊं क्या? अगर मना किया तो उसे शक हो जाएगा कि मैं उसके खिलाफ हूं। चलो अभी के लिए नाटक कर लेता हूं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एबल की वही पुरानी दरिंदगी वाली तस्वीर आ गई और जिच ने सीधा हाथ मिलाने से मना कर दिया। ये देखकर एबल ने एक अजीब सी लुक दी और बोला, यार जिच, तुम तो मुझे सबके सामने ऑकवर्ड फील करा रहे हो। लेकिन जिच के चेहरे पर साफ लिखा था, भाई मर जाऊंगा पर तेरे साथ हाथ कभी नहीं मिलाऊंगा। एबल ने फिर धीरे से कहा, चलो कोई ना, तुम्हें देख लिया, बस काफी है। फिर मिलेंगे जिच, और हाँ, हम पक्का वापस मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है और जिच अपने रूम में आ गया। वो सोचने लगा, लेकिन आखिर सब कुछ नॉर्मल कैसे है? सारे प्योर ब्लड अवेकनर्स में माना को डिस्टर्ब करने की क्वालिटी होती है, मतलब माना क्रीचर्स जैसे ड्रैगन से बिल्कुल उल्टी पावर। लेकिन ज्यादातर डिवाइसेस माना से ही चलते हैं, इसीलिए प्योर ब्लड अवेकनर्स को फैमिली के दिए हुए स्पेशल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। अगर मैं सच में प्योर ब्लड अवेकनर हूं तो ग्लव्स उतारने के बाद पक्का कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। इसके बाद जिच ने सबने अपनी अपनी स्टेटस विंडो ओपन की। अरे ये तो पहले से बिल्कुल अलग है भाई। ये माना को रोक नहीं रहा बल्कि उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। लगता है इसे थोड़ा इत्मीनान से समझना पड़ेगा। अगले ही पल रिफ्लेक्ट माना की सारी डिटेल्स आंखों के सामने आ गईं। ये स्किल एक ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके आसपास के माना को पूरी तरह बेकार कर देता है। मतलब रिफ्लेक्ट माना को ये लोग एक स्किल मानते हैं। शायद ये हर वक्त एक्टिव नहीं रहता, इसीलिए वो माना लैंप सलामत बच गया। लॉजिक तो सही है। और हाँ, सेरेमनी से पहले मेरा स्टेटस रेयर नाइट था, लेकिन अब सीधे यूनिक इमॉर्टल हो गया है। क्या जबरदस्त अपग्रेड है। लेकिन तभी उसे सीन में कुछ गड़बड़ लगी। बाकी सारे स्टूडेंट्स तो नीली रोशनी वाले नॉर्मल अवेकनर्स हैं, बस एक रीना ही है जो लाल रंग वाली प्योर ब्लड अवेकनर है। और ये खुद शुरुआत में लाल थी पर बाद में कलर बदलकर गोल्ड हो गया। याद आया, सिस्टम ने एक बार कहा था कि आइडेंटिफिकेशन डिवाइस में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। कहीं वो डिवाइस ये ब्रॉन्ज स्टैचू ही तो नहीं? क्योंकि जैसे ही सिस्टम ने डेटा इनपुट दिया, वो बेजान मूर्ति लाल रंग में चमकने लगी। तब जाकर ट्यूबलाइट जली। वो मूर्ति सिर्फ ये चेक करने के लिए नहीं है कि आप अवेक हुए हो या नहीं, बल्कि ये तो आपकी असली औकात, मेरा मतलब आपकी क्वालिटीज बताती है। रेयर क्लास मतलब लाल और यूनिक क्लास मतलब गोल्ड। पंगा ये है कि आज के जमाने में क्लास का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, इसीलिए लोग इसे सिर्फ एक अवेकनिंग चेक करने वाला टूल समझने लगे। इसी कंफ्यूजन में रेयर क्लास को ये लोग प्योर ब्लड अवेकनिंग बुलाने लगे। कमाल है यार, पिछली पीढ़ियों के फैमिली हेड्स क्या सो रहे थे? किसी ने ये बात नोटिस ही नहीं की। तभी अचानक नजर पड़ी कि कुछ अचीवमेंट पॉइंट्स भी मिले हैं। लगता है ये उसी टाइम का रिवॉर्ड है। उसने बिना किसी हेजिटेशन के उसे सेलेक्ट कर लिया। अगले ही पल टिंग टिंग करते हुए ढेरों सिस्टम विंडोज उसके सामने पॉपअप हो गए। ड्रैगन क्लैन स्किल्स अनलॉक हो चुके थे, ड्रैगन आई, ड्रैगन्स मैजेस्टी और ग्लटनी स्किल्स। लेकिन रुकिए, इन्हें पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए अभी और अचीवमेंट पॉइंट्स चाहिए। वैसे ये ग्लटनी किस बला का नाम है? क्या इसका मतलब है दबा के खाओ और तुरंत पचाओ? खैर, जो भी हो, सुनने में तो ये डील बुरी नहीं लग रही। बिना टाइम वेस्ट किए उसने तुरंत ड्रैगन आई और ड्रैगन्स मैजेस्टी स्किल्स को अनलॉक कर डाला। नेक्स्ट सेकेंड उसने जोश में आकर अपना ड्रैगन आई स्किल एक्टिवेट कर दिया। लेकिन अरे, ऐसा लगा जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। क्या ये फीचर खराब है? लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि मामला कुछ और है। दूर आंगन में खड़ी वो ब्रॉन्ज स्टैचू उसे ऐसे दिख रही थी जैसे बिल्कुल उसकी आंखों के सामने हो। वाह भाई, ये तो बिल्ट इन बिनोक्यूलर्स मिल गए। ये तो सच में काम की चीज निकली। तभी एक और नोटिफिकेशन आया। क्या आप ढूंढी गई चीजों की इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करना चाहते हैं? और देखते ही देखते आसपास की हर एक चीज की पूरी डिटेल्ड इन्फो उसके सामने हवा में तैरने लगी। लेकिन इस शो ऑफ के चक्कर में जीके की सारी स्टैमिना हवा हो गई। वो बस गिरने ही वाला था। लगता है ये ड्रैगन स्किल्स कुछ ज्यादा ही हाई मेंटेनेंस हैं, पूरा निचोड़ लेते हैं। पर अपना भाई भी कम नहीं, उसने फटाफट हीलिंग आर्ट यूज की और अपनी स्टैमिना फुल कर ली। तभी उसका ध्यान एक और चीज पर गया, माइनस उसका हीलिंग फैक्टर अपग्रेड हो चुका है। अब तो चोट लगते ही बॉडी अपने आप रिकवर हो जाएगी। ये तो नेक्स्ट लेवल चीज हो गई। मतलब अब तो अपन लगभग इमॉर्टल ही हो गए। टेस्ट करने के लिए उसने आव देखा न ताव एक छोटा चाकू उठाया और अपने ही हाथ पर कट लगा लिया। और जादू देखिए, पलक झपकते ही वो घाव ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। अब उसे लगने लगा, क्या वाकई मुझे यहां एकेडमी में 5 साल घिसना पड़ेगा? मुझे तो लगता है 2 साल में ही अपना ग्रेजुएशन पक्का। बस इसी तरह जीके ने इन नए ड्रैगन स्किल्स पर अपनी पकड़ बना ली। आई स्किल यूज करने के बाद अब हमारा हीरो सीधा पहुंच चुका है ड्रेक एकेडमी। भाई, ये इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे टॉप नाइट एकेडमी है।
हर साल वसंत में जब नया सेमेस्टर शुरू होता है तो पूरी राजधानी में एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। यहाँ के सीनियर्स को देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। ये स्टूडेंट्स कम और प्रॉपर अडल्ट ज्यादा लग रहे हैं। इनकी बॉडी ट्रेनिंग एकदम नेक्स्ट लेवल है, मानो कोई कमी ही ना छोड़ी हो। लेकिन सच कहूं, हम क्रैडल से आए लोगों के सामने ये अभी भी बच्चे हैं। जिम की बॉडी और असली ताकत में फर्क तो होता ही है ना। तभी इसकी नज़र साइड में खड़े उन रईसजादों पर पड़ी। इन नोबल्स ने तो आते ही अपना गैंग, मतलब अपना फैक्शन बनाना शुरू कर दिया है। ड्रेक फैमिली को सपोर्ट करने वाले अनगिनत खानदानों में 3 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, लेटिट्यूड, जिदेजमॉन्स और किंडवॉल्ट। लगता है इन तीनों परिवारों के बच्चों ने अपने अपने ग्रुप्स सेट कर लिए हैं। खैर, मुझे क्या, अपना तो इनसे कोई लेना देना है नहीं। सीन कट होता है और वो पहुंच जाता है प्लैटिनम अपार्टमेंट। ये कोई आम हॉस्टल नहीं, बल्कि प्योर ब्लड अवेकेंड के लिए बनी एक लग्जरी फैसिलिटी है। यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड से लेकर लाइब्रेरी तक सब कुछ मौजूद है। यहाँ सिर्फ टॉप क्लास स्टूडेंट्स को एंट्री मिलती है। यहाँ तक कि क्रैडल के लोग भी यहाँ आसानी से नहीं आ सकते। लेकिन प्योर ब्लड अवेकेंड होने के नाते इसे फ्लोर मैनेजर की पावर्स भी मिल गई हैं। थोड़ी देर बाद नौकरों की एक पूरी फौज जीक का वेलकम करने आ गई। ये देखकर तो वो भी हक्का बक्का रह गया। माना कि मैं प्योर ब्लड हूं, पर भाई ये कुछ ज्यादा ही वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं हो गया। तभी वहां डेकर आता है। वो कहता है कि उसे जीक को कुछ देना है। अरे वाह, ये तो एक नया ग्लव है। चलो, अब जब नया ग्लव मिल ही गया है तो लगे हाथ एक नई तलवार यानी सॉर्ड भी तैयार कर ही लेते हैं। इस आइडिया पर डेकर ने भी सहमति जताई। ट्रॉय डची जो जायंट माउंटेन्स के पास है, वहां का आयन और कारीगर दोनों ही एक नंबर माने जाते हैं। मार्केट में तो ये भी चर्चा है कि एकेडमी के नाइट्स अपना पहला वेपन यहीं से बनवाते हैं। तभी डेकर ने धीरे से पूछा, क्या मैं आपके लिए कोई बढ़िया ब्लैकस्मिथ ढूंढ दूं? अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपना बंदा ऑलरेडी ढूंढ लिया है। ये कहते हुए उसने नाम वाला कार्ड डेकर को थमा दिया। डेलियन हैल्बर्ट? भाई, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। खैर, मैं अभी इससे कांटेक्ट करता हूं। और हाँ यंग मास्टर, ये कल की क्लास के मटेरियल्स हैं, टाइम निकालकर देख लीजिएगा। इतना बोलकर डेकर वहां से निकल लिया। इधर जी के गहरी सोच में डूब गया। सही है बॉस, बस एक बार प्लैटिनम फ्लोर पर शिफ्ट हो जाऊं, फिर तो अपनी ड्रैगन स्किल्स की प्रैक्टिस एकदम ओपन में कर सकूंगा। तभी साइड से एक सर्वेंट आया और बोला, मिस रेना ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है। क्या बात है, खुद रेना ने? चलो भाई, चलकर देखते हैं। सीन कट हुआ और जीके पहुंच गया रेना के फ्लोर पर। वेलकम जीके, रेना ने स्माइल के साथ स्वागत किया और एक चुटकी बजाई। अगले ही पल उसके पीछे खड़े सर्वेंट्स चुपचाप वहां से रफू चक्कर हो गए। सॉरी यार, मेरी फैमिली वाले थोड़े ज्यादा ही डिसिप्लिन वाले हैं। खैर छोड़ो, पहले खाना खाते हैं, फिर मेन टॉपिक पर बात करेंगे। सीन फिर से शिफ्ट हुआ। जीके अब सोच में पड़ गया था। मानना पड़ेगा, इसे ऐसे ही फ्लैश नाइट नहीं कहते। ये तो डैंटियन कंट्रोलर यूज कर रही है और इसकी पावर तो बस पर्पल नाइट लेवल को टच करने ही वाली है। क्या वो उस लेवल पर पहुंच गया है? पर यार, इसकी सोर्ड्समैनशिप इतनी ओल्ड स्कूल क्यों है? सच में, इसका टैलेंट तो बेकार ही जा रहा है। थोड़ी देर बाद खाना वाना निपटा के रेना ने सीधा काम की बात शुरू की। बिना टाइम वेस्ट किए थन फैमिली की हेल्प एक्सेप्ट कर लो। ये सुनके जाइक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बोला, तुम भूल गई क्या? मैं भी तुम्हारी तरह एक प्योर ब्लड अवेकनर हूं भाई। रेना ने समझाया, लगता है तुम्हें प्योर ब्लड अवेकनर्स को लेकर कुछ गलत फहमी है। माना कि हमें काफी बेनिफिट्स मिले हैं, जैसे ये पॉश प्लैटिनम फ्लोर, लेकिन हमें ट्रेनिंग के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले। अकादमी के पास सदियों का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज है। एक पर्सनल कोच जो तुम्हारी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं है ना, तो चाहे कितना भी तगड़ा टैलेंट हो, एंड में तुम एलिमिनेट हो जाओगे। इसलिए तुम्हें एक ऐसी फैमिली चाहिए जो तुम्हें बैक कर सके। यहां तक कि करंट रेड नाइट एबल को भी जर्मॉन फैमिली का सपोर्ट मिला था। हालांकि थन फैमिली के हेड ने मुझे इसका रीजन नहीं बताया, पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बाहर से कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिल रही। मैं फिर से कह रही हूं, थन फैमिली की मदद चुपचाप ले लो। लेकिन जाइक ने वहीं के वहीं साफ मना कर दिया। ये सुनते ही रेना को जोर का झटका लगा। क्यों भाई? थन फैमिली की हेल्प मिलना तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना? तभी जाइक ने बड़े स्टाइल में धीरे से कहा, बात ये नहीं है। असल में मुझे प्योर ब्लड अवेकनर के अलावा किसी और के एहसान की जरूरत ही नहीं है। खैर, अब जब तुमने इतने प्यार से खाना खिलाया ही है, तो मैं भी तुम्हें बदले में एक फ्री की एडवाइस देता हूं। तुम्हारी सोर्ड्समैनशिप का आफ्टर शॉक बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है तुम अपने पीछे खड़े लोगों की कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हो। ध्यान से सुनना रेना, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तुम्हारा बैराज है। अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करो। हमले को सीधा फेस करने के बजाय अपनी लचीली बॉडी का फायदा उठाओ और अटैक डॉज करो। और बस उसी मोमेंट पे दुश्मन को एक सॉलिड क्रिटिकल हिट चिपका दो।
अगर तुमने ये सीख लिया तो लिख के ले लो, तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। ये सुनते ही विंसेलेना तुरंत चिढ़ गई। ताकत ही थन फैमिली की पहचान है। मैं तो बस अपने खानदान के ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हूं। हालांकि वो ऊपर से गुस्सा दिखा रही थी, पर वो जानती थी कि सामने वाला गलत नहीं है। वो सोचने लगी, मैं हमेशा से अपने परिवार की पुरानी सोच में फंसी हुई थी और ये चीज मेरे लड़ने के तरीके में साफ दिख रही थी। क्या इसने मुझे इतनी आसानी से समझ लिया? बचपन से सब मुझे जीनियस बोलते आए हैं, पर आज तक किसी ने मुझे सुधरने के लिए कोई एडवाइस नहीं दी थी। आखिर ये जीके है कौन? दूसरी तरफ जीके अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा था। पिछले जन्म में ये जगह उसके लिए किसी हेल से कम नहीं थी, लेकिन प्योर ब्लड अवेकनर बनने के बाद कहानी बदल गई है। अब तो ये जगह उसे बिल्कुल हेवन जैसी लगने लगी है। तभी पीछे से एक आवाज आई, जीके तुम भी स्पेशल क्लास में हो क्या? ये ओवन जेमन्स था, जेमन्स फैमिली का तीसरा बेटा। पिछली जिंदगी में ये बंदा दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के जीके को बुली करता था। ये वही चालाक इंसान है जो मुंह पे शरीफ बनता है पर अंदर से पूरा फेक है। वो धीरे से चलता हुआ आया और बोला, कल मैंने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? जीके ने पलट के जवाब दिया, वो लेटर जो टेबल पे पड़ा था। भाई मजाक कर रहे हो क्या? मुझे क्या पड़ी है तुम्हें रिप्लाई देने की? ये सुनते ही अगले ही सेकंड एक लंबे चौड़े आदमी ने आकर जीके का रास्ता रोक लिया। जीके, तेरी इतनी हिम्मत! ये कोई यंग मास्टर की दरियादिली नहीं थी, बल्कि जैक को बस क्यूरियोसिटी थी। उसने सीधे पूछ लिया, तुम कौन हो भाई? मैं समझता हूं कि तुम अपने मालिक को इम्प्रेस करना चाहते हो, लेकिन पंगा लेने से पहले सामने वाले का लेवल तो चेक कर लेते। इसी के साथ जैक ने बड़े आराम से उसका अटैक ब्लॉक किया और दोनों ने थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। जैक मन ही मन हैरान था, अरे वाह, यहाँ के सीनियर्स को ऑरा यूज करना भी आता है। तभी वो लड़का बड़े एटीट्यूड में बोला, मेरा नाम डर्बन रॉसवेल है। यहाँ लोग मुझे मॉन्स्टर स्ट्रेंथ डर्बन कहते हैं। आज मैं ओवन यंग मास्टर की तरफ से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। मॉन्स्टर स्ट्रेंथ डर्बन? हाँ, तुम तो अभी एक नाइट भी नहीं बने और इतना भारी भरकम निकनेम रख लिया। अगले ही सेकंड जैक बिजली की रफ्तार से उसके सामने आया और ऑरा से भरा एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। बेचारा डर्बन सीधा 10 मीटर दूर जाकर गिरा। जैक ने हंसते हुए पूछा, तो ओवन, इस बाहुबली के बाद अब कौन पिटने आएगा? जल्दी डिसाइड करो यार। ओवन धीरे से जैक के पास आया और बोला, ज्यादा हवा में मत उड़ो जैक, और फिर अपनी टीम के साथ वहां से निकल गया। अब बात करते हैं ड्रेक एकेडमी की। यहां बेसिकली दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक नॉर्मल क्लास जहां सुबह से शाम तक बस रट्टू तोते की तरह पढ़ाई होती है, और दूसरी है स्पेशल क्लास जहां सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स होते हैं और उन्हें अपने सब्जेक्ट्स चूज करने की पूरी आजादी होती है। जैक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सोचा, यहां तो सब अमीर बाप की बिगड़ी औलादें ही भरी पड़ी हैं। तभी प्रोफेसर ने अनाउंस किया, स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं, 20 साल पहले के ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक लेजेंडरी प्रोफेसर। वुड यू लाइक मी टू ट्रांसलेट द नेक्स्ट चैप्टर और एनालाइज द पावर सिस्टम मेंशन्ड इन दिस सेगमेंट? यहाँ एम्पायर बैटल टीम के कैप्टन और इन्वेजन को अपनी स्ट्रैटेजी से ऑर्गेनाइज करने वाले सो कॉल्ड हीरो प्रिंसिपल हावर्ड ड्रेक की बात हो रही है। वैसे तो दुनिया इसे बैटल हीरो हावर्ड और एक महान स्ट्रैटेजिस्ट मानती है, लेकिन सच बताऊं, ये बस हमारी इन्फो लीक करने वाला एक घटिया इंसान था। इसकी किस्मत देखो, गलती से इसने दुश्मन का प्लान चौपट कर दिया और फ्री फंड में हीरो बन बैठा। टोटल फ्लूक था भाई। और सबसे बड़ी बात, पिछली लाइफ में इसी हावर्ड ने जीक को अकेडमी से धक्के मारकर निकलवाया था, जिसकी वजह से जीक बेचारा ट्रॉय डची में भटकता रहा। बात यहीं खत्म नहीं हुई, आखिर में उसे स्लेव बनाकर साउथ के कारुट में बेच दिया गया। लाइफ बर्बाद कर दी थी इसकी। मगर इस बार जीक ने कसम खा ली है कि वो इससे सारा हिसाब बराबर करके ही रहेगा। तभी प्रोफेसर ने क्लास शुरू होने से पहले अनाउंस किया, चलो सब लोग अपनी स्वॉर्ड्स उठाओ और ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलो। कुछ ही देर में सब इंडोर अरीना पहुंच गए। यहां एक अजीब बात थी, ड्रैगन स्लेइंग जैसा बेसिक कोर्स क्या सच में स्पेशल क्लास के लिए कंपलसरी है? सीरियस हो क्या? पिछली लाइफ में जीक अपनी पावर यूज नहीं कर पाता था, इसलिए जो कोर्स 3 महीने में खत्म होना चाहिए था, उसे सीखने में उसने पूरे 2 साल लगा दिए थे। स्ट्रगल रियल था भाई का। तभी प्रोफेसर ने धीरे से अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम ऑन्ड्रे है और मैं स्पेशल क्लास के ड्रैगन स्लेइंग कोर्स का इंचार्ज हूं। यह सुनते ही स्टूडेंट्स में खुसफुस शुरू हो गई। अरे, इसने तो ड्रेक फैमिली की फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनी है, कहीं ये वही रेड आई नाइट ऑन्ड्रे तो नहीं? लोग बातें करने लगे, सुना है ये प्योर ब्लड अवेकनर नहीं है, लेकिन फिर भी रैंक 1 के साथ जल्दी ग्रेजुएट हुआ था। सेंचुरी में एक बार पैदा होने वाला जीनियस है ये, जिसे फैमिली ने खुद ड्रेक का टाइटल दिया है। लेकिन इन सब के बीच जीक का रिएक्शन देखने लायक था। वो पूरी तरह शॉक्ड था कि स्पेशल क्लास का टीचर। ऑन्ड्रे का लेवल वाकई कमाल का है, पर वो बंदा थोड़ा जिद्दी किस्म का है, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल।
अगले ही पल ऑन्ड्रे ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। तभी उसकी नजर गीक की पीठ पर लटकी हुई उस भारी भरकम हेवी सॉर्ड पर गई। उसने हैरानी से पूछा, अबे ओ स्टूडेंट, ये सॉर्ड का क्या सीन है भाई? ये सुनते ही गीक ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी हेवी सॉर्ड निकाली और हवा में 2-3 बार घुमा दी। जैसा आप देख रहे हैं सर, ये सॉर्ड मैं आराम से हैंडल कर सकता हूं। ऑन्ड्रे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या, स्टूडेंट्स को अपनी बॉडी कंडीशन के हिसाब से ही सॉर्ड चूज करनी चाहिए। गीक मन ही मन सोचने लगा, मुझे पता था ये तलवार कोई ना कोई ड्रामा जरूर क्रिएट करेगी। फिर उसने सीधा सवाल किया, अगर मैं इस सॉर्ड से आपको हरा दूं तो क्या मुझे एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? ये सुनते ही ऑन्ड्रे ने एकदम सॉलिड ऑरा रिलीज किया, पर गीक ने अपने मेंटल डिफेंस स्किल से उसे मक्खन की तरह ब्लॉक कर दिया। अब ऑन्ड्रे ने धीरे से अपनी साइड सॉर्ड निकाली और बोला, अगर तुम्हारी सॉर्ड मेरी सॉर्ड को टच भी कर गई तो मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को इग्नोर कर दूंगा। और सुनो, तुम्हारी ड्रैगन स्लेइंग बेसिक कोर्स भी माफ कर दी जाएगी। अगले ही सेकंड एक खतरनाक प्रेशर तुरंत गीक की तरफ बढ़ा। तभी गीक ने अपना बेसिक क्यूई स्टेप यूज किया। हालांकि ये बेसिक मूव था, पर वहां खड़े सारे जीनियस स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां तक कि ऑन्ड्रे का सॉर्ड पकड़ा हुआ हाथ भी कांपने लगा। वो हैरान था, एक मामूली स्टूडेंट क्यूई स्टेप कैसे यूज कर सकता है, और इसकी ये मॉन्स्टरस स्टैमिना कहां से आई? लगता है प्योर ब्लड अवेकनर्स वाकई मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। अपना पावरफुल ऑरा दिखाने के बाद ऑन्ड्रे ने अपने आप को संभाला और धीरे से बोला, रिलैक्स, मैं स्टूडेंट्स के लिए कोई क्यूई का यूज होते देख गीक के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। उसे पता था कि ऑन्ड्रे की दुखती रग क्या है, इसलिए उसे हराना तो पॉसिबल था, पर मसला ये था कि एबल की बाज जैसी नजरें उसी पर गड़ी थीं। उसने सोचा, अगर मैंने यहां ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की और क्रैडल की तरह अटेंशन खींच ली तो बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा। तो भाई प्लान सिंपल है, बस इसके कपड़ों को एक बार टच कर लूं, फिर मैं खुद ही हार मान लूंगा। अगले ही सेकंड गीक ने बिजली की रफ्तार से अपना ड्रॉ स्लैश मारा, लेकिन भाई ऑन्ड्रे ने उसे मक्खन की तरह ब्लॉक कर दिया। ये देखकर गीक के तो होश ही उड़ गए। मानना पड़ेगा यार, ये ब्लू नाइट ऐसे ही फेमस नहीं है। इसे हराना तो लोहे के चने चबाने जैसा है। इसके बाद गीक ने ताबड़तोड़ अटैक्स की बारिश कर दी, लेकिन मजाल है जो वो इंस्ट्रक्टर ऑन्ड्रे की शर्ट का एक धागा भी छू पाए। पर कहानी में ट्विस्ट ये था कि ऑन्ड्रे का दाहिना हाथ अब कंट्रोल से बाहर होकर कांपने लगा था। वो खुद शॉक में था, यार इस बंदे का स्टैमिना क्या चीज है, ये तो मॉन्स्टर है। बिना क्यूई यूज किए इससे जीतना तो मेरे पसीने छुड़ा देगा। सच में प्योर ब्लड अवेकनर्स की टीम के लिए ये सिचुएशन काफी टफ है। वहीं गीक ऑन्ड्रे को घूरते हुए गहरी सोच में डूबा था। इसकी स्टैमिना तो भाई सच में वीक है, और बिना क्यूई के तो इसकी बैटरी और जल्दी डाउन हो रही है। ड्रेक की बात अलग है, उसकी ट्रेनिंग तो एक अलग ही लेवल का अजूबा है। वो तो सांस लेने की तरह हर वक्त डेली लाइफ में भी क्यूई यूज करता है, लेकिन बेचारा ऑन्ड्रे अभी। सिचुएशन ऐसी बन गई थी जैसे सांस अटक गई हो, और उन अजीबोगरीब तीरों की वजह से ऑन्ड्रे का स्टैमिना पानी की तरह बह रहा था। अगर मामला ऐसे ही चलता रहा तो भाई गीक के लिए हारने का नाटक करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी गीक के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, क्यों ना उसे अपनी क्यूआई पावर यूज करने पर मजबूर किया जाए। वैसे भी अब उसे आसानी से जीतने देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगले ही सेकंड गीक ने अपना स्पीड स्टेप स्किल एक्टिवेट कर दिया। जब तक ऑन्ड्रे की ट्यूबलाइट जलती, गीक की परछाई उसके चारों तरफ भूत की तरह मंडराने लगी। ऑन्ड्रे अभी शॉक में ही था कि गीक हवा में कूदा और सीधा अपना वन हिट किल स्किल दाग दिया। लेकिन ऑन्ड्रे भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इन मौके पर उसने अपनी एनर्जी ब्लास्ट की और डिस्टेंस बना लिया। फिर अपनी तलवार में पूरी जान भरकर गीक पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया। धड़ाम! गीक सीधा 10-20 मीटर दूर जाकर गिरा जैसे कोई फुटबॉल हो। ये देखकर साइड में खड़ी रेना के तो तोते उड़ गए, बेचारी एकदम डर गई। उधर गीक मन ही मन सोच रहा था, धत्त तेरे की, इतना जोरदार दर्द होगा ये तो सिलेबस के बाहर था। खैर, अब बेहोश होने की एक्टिंग करने का टाइम आ गया है। अगले ही पल गीक जमीन पर ढेर हो गया। ये देखकर ऑन्ड्रे ने चुपचाप अपनी तलवार वापस रखी और बोला, तुम्हें अब से मेरी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखा और पूछा, और कोई है जिसे मेरी क्लास बंक करनी है? ये सुनते ही नीचे खड़े सबकी हवा टाइट हो गई, सबके चेहरों पर 12 बज गए। ऑन्ड्रे ने कहा, चलो मैं मान लेता हूं कि बाकी सब प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और गीक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। हालांकि वो ऑन्ड्रे के कपड़े भी नहीं छू पाया था, लेकिन आखिर में एंडीली को मजबूरन क्यूई का इस्तेमाल करना ही पड़ा, जिसका मतलब साफ है उसने गीक की ताकत का लोहा मान लिया है। रिजल्ट देखें तो क्लास में डिसिप्लिन तो आ गया, लेकिन गीक को वो टाइम की आज़ादी मिल गई जिसका उसे इंतजार था। इस वक्त वो ऑन्ड्रे के उस आखिरी अटैक को याद कर रहा है। वो ड्रैगन स्लेइंग रूल के पहले चैप्टर का मूव था, स्प्लिटिंग द स्काई।
गीक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सायनाइड जब ये मूव यूज करेगा तो भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल पावर होगी। और सच तो ये है कि वो सायनाइड के सामने सिर्फ इसलिए बराबरी कर पाया क्योंकि उसके अंदर हीलिंग एबिलिटी मौजूद है, वरना तो कब का गेम ओवर हो गया होता। लेकिन यार, सिर्फ हीलिंग के भरोसे फ्रीडम वाली लाइफ नहीं जी जा सकती। अगर किसी के इशारों पर नहीं नाचना तो ऐसी ओवरपावर्ड ताकत चाहिए जिसके सामने किसी को झुकना न पड़े। तभी कहानी में ट्विस्ट। गीक के सामने अचानक एक परछाई आ टपकी। लगता है तुम ही आर्थर के लड़के हो। गीक तो सन्न रह गया, भाई ये बंदा आखिर है कौन? उस लाल बालों वाले अंकल ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सवाल दाग दिया। बच्चे, तूने अभी वो कैसे किया? तुझे तो अच्छी खासी इंटरनल इंजरी हुई थी, फिर एक झटके में रिकवर कैसे हो गया? गीक का दिमाग ठनका, क्या इसने मेरी हीलिंग एबिलिटी पकड़ ली? लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत किया। अकेडमी में किसी को भी इसका आइडिया नहीं है, तो उसने भी अनजान बनने की एक्टिंग चालू रखी। अगले ही पल अंकल ने एक तेज हैंड चॉप चलाया, लेकिन हमारा हीरो भी कम नहीं, उसने तुरंत डॉज किया और फिर वही पुराना पैंतरा मुंह पर सफेद बेडशीट दे मारी। जैसे ही अंकल का विजन ब्लॉक हुआ, गीक ने बैक टू बैक कई सारे स्किल्स एक्टिवेट किए और अपनी भारी भरकम ग्रेट स्वॉर्ड हवा में लहराते हुए पूरी ताकत से उस अंकल पर अटैक कर दिया। लेकिन भाई, सीन तो अगले ही पल पलट गया। उस अंकल ने तो बड़े ही चिल होकर बिल्कुल मक्खन की तरह उसका वार रोक लिया। तभी वो अंकल बड़े काम तरीके से बोले, तेरा सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करने का स्टाइल बहुत सही है, बिल्कुल किसी मर्सनरी की तरह। अब यहाँ कॉन्टिनेंट का सबसे तगड़ा गेल नाइट हमारे लड़के को फ्री में कोचिंग देना चाह रहा था, लेकिन गीक ने तो मुंह पर ही ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आखिर गीक को उस बंदे से कोई मतलब नहीं रखना था, क्योंकि वो कोई आम माली नहीं, बल्कि वो लेजेंडरी गले नाइट था जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। पर सोचने वाली बात यह है कि भाई, इतना बड़ा लेजेंड इस एकेडमी में एक सिंपल सा गार्डनर बनकर क्यों टाइम पास कर रहा है? खैर, अटैक ब्लॉक होने के बाद दोनों ने थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। इधर गीक का दिमाग घूम गया था, ये बंदा है कौन और इसे कैसे पता कि मेरे मूव्स किसी मर्सनरी जैसे हैं? कहीं इसे मेरी पास्ट लाइफ का सीक्रेट तो नहीं पता चल गया? तभी अंकल ने फिर से ताना मारा, ड्रेक फैमिली का वारिस होकर भी तलवार छोड़कर भाग रहे हो? लगता है तुम नाइट बनने के मटीरियल नहीं हो, तुम्हें तो मर्सनरी ही होना चाहिए था। गीक उसे घूरते हुए गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि इस बंदे का लेवल कम से कम स्कारलेट नाइट, चिजी नाइट जितना तो है ही। फिर अंकल ने उसकी तलवार देखकर पूछा, ये क्या क्रैडल की बांटी हुई स्टैंडर्ड ग्रेट स्वॉर्ड उठा रखी है? तुम्हारी स्किल्स इतनी नेक्स्ट लेवल हैं, फिर ऐसा रद्दी वेपन क्यों यूज कर रहे हो? गीक अभी इसका जवाब देने ही वाला था कि अचानक बूम, वहां एक और बंदे की ग्रैंड एंट्री हुई और ये कोई और नहीं बल्कि ऑन्ड्रे था। लो भाई, आखिरकार मिल ही गए हमारे गार्डन मैनेजर डेक्स्टर। ये देखकर जीके का तो दिमाग ही घूम गया। भाई, क्या ये बंदा सच में सिर्फ एक गार्डन मैनेजर है? अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी ऑन्ड्रे की आवाज गूंजी, अरे अभी तो आप ट्रेनिंग ग्राउंड में थे, इतनी जल्दी यहां कैसे टपक पड़े? फिर वो जीके की तरफ मुड़ा और बोला, और भाई स्टूडेंट, अगर चोट ठीक हो गई हो तो चुपचाप यहां से निकल लो। जीके जैसे ही पलटने वाला था तभी उस अंकल की आवाज आई, सुनो, अगर टाइम मिले तो अकेडमी के वेस्ट साइड वाले ग्रीन हाउस में आ जाना, तुम्हें कुछ धांसू चीज सिखाऊंगा। जीके ने तो तुरंत मुंह पर मना कर दिया। भाई, इसका एटीट्यूड और गुस्सा तो बिल्कुल आर्थर जैसा है। गार्डन मैनेजर डेक्स्टर, मजाक चल रहा है क्या? यह पक्का कोई फेक आइडेंटिटी है। इस बंदे का लेवल इतना हाई है कि ये ड्रेक फैमिली के हेड आर्थर का नाम भी ऐसे ले रहा है जैसे वो इसका लंगोटिया यार हो। ये ऑन्ड्रे का इकलौता मास्टर है जिसे दुनिया गले नाइट ड्यूक ड्रेक के नाम से जानती है। इसकी अकेले की पावर पूरे किंगडम की वॉर फोर्स के बराबर है और ये उन लेजेंडरी ब्लैक नाइट्स में से एक है। जब ये अचानक गायब हुआ था ना, तो पूरे कॉन्टिनेंट में हंगामा मच गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये महाशय यहां छुपकर बैठे होंगे। सुना है कि ड्यूक भाई साहब थोड़े सनकी हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ब्लैक कलर पसंद था, उन्होंने जान लगा दी ब्लैक नाइट बनने में। मतलब डेडिकेशन देख रहे हो? खैर, जीके को भी अब ड्यूक में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। उसने सोचा, जब ये खुद मुझे गाइड करना चाहता है तो मैं इसका मेन स्किल कैसे छोड़ सकता हूं? अब तो मैं इसके इंटरेस्ट को ऑब्सेशन में बदल कर ही रहूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं क्लास में, जहां मैजिक थ्योरी इंस्ट्रक्टर पेनन पढ़ा रहे थे। उन्होंने पूरी क्लास से पूछा, इस सिचुएशन में सोल्यूशन क्या होगा? लेकिन भाई, पूरी क्लास में सन्नाटा था, कोई भी जवाब देने को राजी नहीं था। और तभी गीक ने अपना हाथ उठाया और बड़े आराम से बोला, प्रोफेसर, आपने अभी जो माना कन्वर्जन ड्राइव के बारे में समझाया, वो सच कहूं तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। ये सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। आखिर पहली बार किसी स्टूडेंट ने उनसे सवाल जो पूछा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही सब क्लास से निकलने वाले थे, प्रोफेसर ने गीक को रोक लिया। तुम्हारे जैसा स्टूडियस बच्चा मिलना बहुत मुश्किल है। आगे से तुम्हें कुछ भी सीखना हो तो सीधा मेरी रिसर्च लैब में आ जाना। मुझे ऐसा वैसा मत समझना, मैं डेल्फी मैजिक यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप विनर रह चुका हूं। ये सुनकर गीक तो हक्का बक्का रह गया।
उसे पता था कि ये कोई आम मेज नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का अलमनाई। गीक ने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। भाई, एक पावरफुल मेज से बना के रखने में अपना ही फायदा है। वैसे भी ये मेजेस उन खड़ूस नाइट से ज्यादा ओपन माइंडेड और कैलकुलेशन में तेज होते हैं। गीक ने मन ही मन सोचा, चलो देखते हैं ये पेन मेरे किस काम आता है। तभी गीक की नजर साइड में पड़ी, जहां ड्यूक बड़े मजे से बेंच पर लेटा हुआ था। ड्यूक ने पूछा, अरे तुम ग्रीनहाउस में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने कहा था न कि तुम्हें कुछ कमाल की चीज सिखाऊंगा। पर गीक को इसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधा बोल दिया, मैंने उस टाइम ही मना कर दिया था ना। मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग हो, पर मैं अपनी ट्रेनिंग में बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी गीक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ड्यूक पलक झपकते ही उसके ठीक पीछे आ गया। इससे पहले कि गीक कुछ रिएक्ट कर पाता, उसे एक जोरदार झटके बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो अकेडमी के वेस्ट साइड वाले ग्रीन हाउस में है। उसने अपनी सिचुएशन को समझते हुए ड्यूक से सीधा सवाल किया, क्या तुमने मुझे यहां किडनैप किया है? ड्यूक ने भी बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैंने ही तुम्हें यहां उठाया है क्योंकि बेटा मुझे तुम में काफी इंटरेस्ट है। जीके ने मन ही मन सोचा, ये तो अपने दिल की बात सीधे मुंह पर बोल रहा है, लगता है इसे कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जैसे ही जीकी ने वहां से निकलने के लिए अपनी स्किल स्पीड स्टेप यूज करने की कोशिश की, अगले ही सेकंड ड्यूक टेलीपोर्ट होकर उसके ठीक पीछे खड़ा था। ड्यूक ने बस अपना बायां हाथ उठाया और जीके को वहीं फ्रीज कर दिया। ये तो मेरे मजे ले रहा है। जीके कंफ्यूज था। उसने पूछा, आखिर मुझमें ऐसा क्या है जो आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है? ड्यूक ने पॉइंट पर आते हुए पूछा, उस वक्त तुमने अपनी इंटरनल इंजरी को एक झटके में कैसे हील कर लिया था? अच्छा, तो इसे मेरी हीलिंग टेक्निक के बारे में जानना है। जीकी ने भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, अगर इतनी ही क्यूरियोसिटी है तो खुद आकर ट्राई क्यों नहीं कर लेते? इतना सुनते ही ड्यूक वहां से गायब हो गया। जीके अभी सोच ही रहा था कि क्या हुआ, तभी उसकी हेवी स्वॉर्ड एक मैग्नेट की तरह ड्यूक की तरफ खींचने लगी। जीके ने तुरंत रिएक्ट किया, साइड में डोज किया और पलटी मारकर अपनी स्वॉर्ड को वापस कसके पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है? ड्यूक ने बड़े आराम से कहा, तुमने ही तो कहा था ट्राई करने को, पर वो तो बहुत ईजी था। चलो एक बेट लगाते हैं। अगर तुम अपनी स्वॉर्ड से मेरी स्लीव को बस टच भी कर पाए तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, लेकिन अगर तुमने गिव अप किया तो तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स मुझे बताने होंगे। असली बात तो ये थी कि लड़के ने अभी बस अपना बेसिक ऑरा ही दिखाया था। कॉन्टिनेंट के सबसे तगड़े ब्लैक नाइट के भी पसीने छूट गए। ऊपर से तो लग रहा था कि वो बस सेम पैटर्न में अटैक किए जा रहा है, लेकिन असलियत में भाई साहब वो ड्रैगन्स मैजेस्टी यूज करने का मौका ताड़ रहा था ताकि एक ही बार में फेटल ब्लो मार सके। ड्यूक ने ऑफर दिया, क्यों छोटू, इस ड्यूएल को ड्रॉ मान लें क्या? और भाई ये बात हुए अब 3 घंटे बीत चुके थे। ड्यूक का तो दिमाग ही चकरा गया था। आखिर ये बला है क्या? न सिर्फ ये मार झेल रहा है, बल्कि इसका स्टैमिना तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से अपनी इंजरीज को भी नॉनस्टॉप रिपेयर किए जा रहा है। कहीं ये वो तो नहीं? अभी ड्यूक सोच ही रहा था कि लड़के ने तुरंत अपना हीलिंग स्किल यूज कर लिया। वैसे तो वो पूरा दिन बिना इसके टिक सकता था, लेकिन भाई सामने ब्लैक नाइट है तो रिस्क क्यों लेना, है ना? अगले ही पल उसने अचानक एक जबरदस्त ऑरा ब्लास्ट किया। ये देख ड्यूक भी हक्का बक्का रह गया। उस लड़के की आंखों में अब एक अलग ही चमक और तीखापन आ गया था। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी गैदर करने लगा और फिर पलक झपकते ही उसने फास्ट मूवमेंट स्किल यूज की और सीधे एक जोरदार स्वॉर्ड स्लैश जड़ दिया। ड्यूक को लगा ये तो बस एक ही अटैक बार बार रिपीट कर रहा है। उस सुपरफास्ट वाले बंदे और ट्यून फैमिली की बेटी के मुकाबले तो ये काफी एवरेज है, लेकिन इसकी आंखों में जो जिद दिख रही है ना, वो सच में इंप्रेस करने वाली है। अभी ड्यूक सोच ही रहा था कि अपना फुल प्रेशर छोड़े या नहीं कि तभी अचानक उस लड़के ने व्हील्स मैजेस्टी एक्टिवेट कर दी और एक ही झटके में ड्यूक। भाई, ये देखकर ड्यूक को भी पसीना आ गया। उसने तुरंत एक मुक्का मारा और गीक की हैवी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ड्यूक अभी सोच ही रहा था कि ये हुआ क्या, तभी गीक ने धूल उड़ा दी और जब तक ड्यूक उसे ढूंढता वो तो कब का उसके पीछे पहुंच चुका था। अपना स्किल एक्टिवेट करते ही गीक ने तलवार चलाई, पर अगले ही सेकंड भाई का अटैक तो ड्यूक के आर पार हो गया। ड्यूक हवा बनकर वहां से गायब हो गया। ये देखकर गीक पूरी तरह हिल गया। क्या ये ड्यूक का कोई सीक्रेट मूव था? अभी वो सोच ही रहा था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, तभी ड्यूक ने एक जोरदार मुक्का जड़ा और गीक को सीधा 10 मीटर दूर फेंक दिया। सामने सिस्टम अलर्ट आ गया। स्किल्स ज्यादा यूज करने की वजह से फटीग लेवल लिमिट क्रॉस हो गया है। सच में जैसा गुरु वैसा चेला। थकान की वजह से गीक की आंखें बंद होने लगीं। जब दोबारा आंख खुली तो वो अपने डॉम में था। लगता है ड्यूक ही मुझे यहां छोड़कर गया है। शिट यार, बस थोड़ा सा रह गया था, उसने सोचा। वो सच में ब्लैक नाइट है।
मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया, सैकड़ों बार सेम अटैक करके उसे ट्रिक भी किया, पर उसके सामने जीतने का कोई चांस ही नहीं था। अंदर घुसते ही उसने ड्रैगन्स डिग्निटी का इस्तेमाल करके एक मौका बनाया, यहां तक कि एक डेडली स्ट्राइक के लिए ड्रैगन आई भी यूज कर ली, लेकिन भाई इतना काफी नहीं था। आखिर में ड्यूक ने जो पैंतरा चला वो पक्का उसका अल्टीमेट मूव था। हालांकि ड्रैगन स्किल्स के ओवरडोज की वजह से वो तुरंत बेहोश हो गया, पर अच्छी बात ये रही कि हमारे हीरो ने उस मूव को बहुत करीब से महसूस किया। अपनी बॉडी को लिमिट तक ट्रेन करके वो सुपर हाई स्पीड मूवमेंट, मतलब कॉमन सेंस की तो धज्जियां ही उड़ा दी। वो कमजोर सा ऑन्ड्रे भी अगर रेड नाइट बन पाया तो इसी टेक्निक की बदौलत। भले ही इस मूव को सीखने का डायरेक्ट चांस हाथ से निकल गया, पर गेन्स तो सॉलिड मिले हैं। ड्रैगन्स डिग्निटी, ऐसा प्रेशर जो ब्लैक नाइट को भी रोक दे। अब ये स्किल अगर किसी लो लेवल बंदे पर यूज की तो वो तो पक्का वहीं सरेंडर कर देगा। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन की घंटी बजी, यू रिसीव्ड एन अनकन्फर्म्ड मैसेज, और उसके बाद तो भाई स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की जैसे बाढ़ आ गई। क्विक स्टेप अपग्रेड होकर सी रैंक हाई स्पीड मूवमेंट बन गया। यूजर की स्ट्रांग विल की वजह से सोल ग्रोथ हुई है, और अब अचीवमेंट्स का यूज करके अगला स्किल अनलॉक किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद मिनी मैप, इन्वेंट्री, बिगिनर मिशन बुक सब लाइन लगाकर खुलने का वेट कर रहे थे। ये सब तामझाम देखकर तो उसका सर चकरा गया। खैर, उसने सबसे पहले इन्वेंट्री फंक्शन को अनलॉक किया। इसमें आइटम स्टोर कर सकते हैं और बस सोचने भर से वो चीज आपके हाथ में आ जाएगी। मतलब अब अपनी मर्जी का इक्विपमेंट साथ लेकर घूम सकते हैं। फिर उसने दिमाग में इमेजिन किया और अपनी शॉर्ट सॉर्ड को इन्वेंट्री में रखा, और अगले ही पल वो बड़ी सी सॉर्ड वहां इन्वेंट्री में दिखाई देने लगी। साइज और वेट के हिसाब से आइटम्स अलग अलग स्लॉट्स लेते हैं, और जब जाइक ने अपनी बड़ी स्वॉर्ड निकालनी चाहिए तो वो तुरंत उसके हाथ में आ गई। भाई ये तो किसी भी सब स्पेस बॉक्स से ज्यादा कन्वीनियंट है। सबसे बढ़िया बात यह है कि अचीवमेंट्स अनलॉक करके आप इन्वेंट्री स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। इतना तगड़ा फीचर बस एक लो लेवल मैनेजर स्किल है। सोचो अगर ये हाई लेवल पे पहुंच गया तो क्या बवाल होगा। मतलब साफ है, अचीवमेंट पॉइंट्स को ऐसे ही फालतू में वेस्ट नहीं कर सकते। अब प्लान में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद डेकर ने जाइक को ढूंढ लिया। उसने बताया कि गार्डन मैनेजर ड्यूक ने एक लेटर भेजा है। उसमें लिखा था, अगर दोबारा चैलेंज करना चाहो तो कभी भी आ जाना। वाह, मतलब अभी गेम ओवर नहीं हुआ है, अपना चांस अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। तभी डेकर ने धीरे से कहा, यंग मास्टर, एक और खबर है। वो ब्लैकस्मिथ मिल गया है, पर एक प्रॉब्लम हो गई। उसने साफ मना कर दिया है। कहता है मैं अब और वेपन्स नहीं बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लड़के ने बस उस आयरन स्वॉर्ड को छुआ ही था कि कॉन्टिनेंट का सबसे टॉप ब्लैकस्मिथ हैरान रह गया। वो जानता था कि ये वेपन्स अलग अलग मेटल्स मिक्स करके बनाए गए हैं, पर इनकी हार्डनेस बहुत ही कम थी, और इसका रीजन बस एक ही था, हीट ट्रीटमेंट के टाइम पर इम्प्योरिटीज को ठीक से साफ नहीं किया गया था। जैसे ही जाइक को गैलियन की लोकेशन पता चली, वो कैरेज लेकर सीधा फाफनीर ब्लैकस्मिथ शॉप पहुंच गया। पिछले जन्म में जिके ने गलियन की जान बचाई थी, इसलिए बदले में उसने जिके के लिए एक शानदार चमकती हुई सॉर्ड, बिल्कुल उसके निकनेम सोल ब्लैकस्मिथ की तरह। ये वेपन यूजर की सोल को समझकर बनाया गया है। इसकी बनाई सॉर्ड्स में वो एक्सक्लूसिव एबिलिटी है जिसकी गीक को सबसे ज्यादा जरूरत है, ईथर को क्यूआई में कन्वर्ट करने की ताकत। लेकिन यार, कॉन्टिनेंट का सबसे टॉप ब्लैकस्मिथ ऐसी हालत में क्यों है? माना कभी कभी मूड ऑफ होता है, पर ये तो एकदम देवदास बना बैठा है। मेरे मिलने से पहले आखिर इसके साथ हुआ क्या था? खैर, गीक ने सोचा बातें बाद में और उठाकर एक बाल्टी ठंडा पानी सीधा उसके मुंह पे दे मारा। अब तो नशा उतर गया होगा ना भाई? सीधे सीधे बताओ, तुमने मेरा ब्लूप्रिंट रिजेक्ट क्यों किया? तभी उसकी नजर गीक के ग्लव्स पर गई। अरे बाप रे, ये तो ड्रेक फैमिली का निशान है। बिना टाइम वेस्ट किए बंदा तुरंत लाइन पे आ गया और माफी मांगने लगा। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। बात यह है कि मैं अभी कोई ऑर्डर नहीं ले सकता। जब मैं खुद की पसंद की चीज नहीं बना पा रहा तो दूसरों के लिए क्या खाक बनाऊंगा? ये सुनकर गीक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मतलब गैलियन की लाइफ में ऐसा टाइम भी आया था? क्योंकि जब गीक पहले इससे मिला था तब तक तो ये कॉन्टिनेंट का सबसे लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ बन चुका था, और इसने कभी अपने पुराने दिनों का जिक्र भी नहीं किया था। पर प्रॉब्लम यह है कि अपना गीक इसके सेट होने के लिए 10 साल वेट नहीं कर सकता। गीक ने सीधा पूछा, क्या मैं तुम्हारे फेल्ड प्रोडक्ट्स देख सकता हूं? अब कोई चारा नहीं था, इसे रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में गैलियन उसे लेकर पिछले आंगन में गया। वहां पहुंचते ही गीक हैरान रह गया। यहां पड़े वेपन्स कबाड़ नहीं बल्कि किसी आर्ट पीस से कम नहीं लग रहे। इसके बाद जीके ने वहां रखे वेपन्स को एक एक करके चेक करना शुरू किया। और सच बताऊं, ये सब कबाड़ या फेल्ड आइटम्स तो बिल्कुल नहीं थे। ये तो क्वालिटी में बिल्कुल वैसे ही थे जैसा वो फ्यूचर में कॉन्टिनेंट का टॉप ब्लैकस्मिथ बनकर बनाने वाला था। तभी जीके ने अपनी स्पेशल स्किल ड्रैगन आई यूज की और मामला एकदम क्लियर हो गया। पंगा फर्नेस में था। उसने कहा,
लगता है तूने अपनी कोई यूनिक टेक्निक लगाई है, अलग अलग मेटल्स मिक्स करके हल्का मटेरियल तो बना लिया, लेकिन दोस्त इसकी हार्डनेस तो बहुत ही कम रह गई। और इस प्रॉब्लम की बस एक ही वजह है, हीट ट्रीटमेंट के दौरान जो फालतू इम्प्योरिटीज थीं उन्हें ठीक से साफ नहीं किया गया। ये सुनते ही गेलियन के तो होश ही उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा, यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। इसने न सिर्फ मेरी टेक्निक पहचान ली बल्कि मेरी सबसे बड़ी गलती भी पकड़ ली। उसे लगा कि अगर कोई इस मुसीबत में उसकी मदद कर सकता है तो वो यही बंदा है। गेलियन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, सर मेरे पास एक प्रपोजल है, क्या आप जरा इस पर एक नज़र डालेंगे? अगले ही पल उसने अपना ब्लूप्रिंट खोलकर सामने रख दिया। जीके को देखते ही समझ आ गया, यही तो वो राज है जिसकी वजह से गेलियन 10 साल बाद सक्सेसफुल होने वाला था। ये था मैजिक फर्नेस का डिजाइन, जिससे मैजिक के जरिए टेम्परेचर को अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जा सकता है। जीके ने कहा, ये डिजाइन तो तेरे लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब तूने ब्लूप्रिंट तैयार कर ही लिया था तो अब तक ये फर्नेस बनाया क्यों नहीं? इस पर गेलियन ने मायूस होकर समझाया, क्योंकि मैंने अभी तक इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना ड्राइव सिस्टम डिजाइन नहीं किया है, और अगर मैजिक टावर वालों से बनवाऊं तो कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन्स का खर्चा आएगा। सोचो यार, जहां एक आम फैमिली का महीने का खर्चा सिर्फ 10 कॉइन्स होता है, वहां इतनी बड़ी रकम। मतलब बंदे ने अपने 10 साल इसी इंतजार में निकाल दिए। क्या आप इतना बड़ा अमाउंट जुगाड़ कर पाएंगे? तभी डालियन ने बड़े आराम से कहा, सर आप ड्रेक के प्योर ब्लड अवेकनर हैं। अगर आप इस इवेंट में मेरी हेल्प कर देंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं पूरी लाइफ आपके लिए बिना किसी शर्त के वेपन्स बनाता रहूंगा। ये सुनते ही गीक गहरी सोच में पड़ गया। माना कि वो एक प्योर ब्लड अवेकनर था, पर 10,000 गोल्ड कॉइन्स? भाई ये अमाउंट उसके लिए अभी भी बहुत भारी था। अगर फैमिली का सपोर्ट होता तो शायद बात कुछ और होती। तभी गीक के दिमाग की बत्ती जली। वेट, ये तो वही माना ड्राइव है ना? ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। मैं अपने एक जानने वाले मैजिशियन को ये काम सौंप दूंगा। जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा मैं सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। और हाँ, एक आखिरी बात, माइनस ये जूस पीना बंद कर दो अब। इतना बोलकर गीक वहां से मुड़ा और निकल गया। सीन शिफ्ट होता है और गीक पहुंचता है ड्रेक एकेडमी के प्रोफेसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसका स्ट्रक्चर देखकर तो ये काफी सिंपल लग रहा था, तो फिर मैजिक टावर के लोगों ने इतना हाई प्राइस क्यों मांगा? खैर, अच्छी बात यह थी कि पेनन का स्पेशलाइजेशन ही माना मैजिक ड्राइव में था। तभी बगल से आ रही हलचल ने उसका ध्यान खींच लिया। ये गली। गीक को याद आया कि पिछले जन्म में यही वो जगह थी जहां उसकी अक्सर धुलाई होती थी। इस वक्त वहां रेवन गुस्से में लाल पीला हो रहा था। ये कैसा गोल्डन रिएक्शन है जो पहले कभी नहीं सुना? प्योर ब्लड से भी ऊपर का सुपर अवेकनर? मजाक चल रहा है क्या? मैं गीक से इसलिए हारा क्योंकि फाइट शुरू होने से पहले ही उसने मुझ पर स्नीक अटैक कर दिया था। माना कि मैं हार गया, लेकिन वो घटिया जीन्स वाला बंदा प्योर ब्लड अवेकनर कैसे हो सकता है? वो अभी ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसके पीछे से गीक की आवाज आई। वुड यू लाइक मी टू ट्रांसलेट द नेक्स्ट सेगमेंट और एक्सप्लेन द माना ड्राइव कॉन्सेप्ट मेंशन्ड हियर? ली वेन, मुझे नहीं लगा था कि तूने इतनी जल्दी मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया। तुझे 3 सेकंड दे रहा हूं, चुपचाप अपना सर जमीन पर पटक दे। उस लड़के ने तो बस अपना बेसिक किलिंग इंटेंट ही दिखाया था, मगर वहां मौजूद सबकी हवा टाइट हो गई। यहां तक कि वो जो खुद को नोबल जीनियस समझता है ली वेन, उसकी तो हालत ऐसी थी मानो अभी डायपर की जरूरत पड़ जाएगी। जब तूने मेरे खिलाफ वेपन निकाल ही लिया है तो अब मरने के लिए भी रेडी हो जा। गीक की ये बात सुनकर ली वेन को थोड़ी हैरानी हुई। वो अकड़कर बोला, ज्यादा हवा में मत उड़। तुझे क्या लगता है सिर्फ चुंगसुए अवेकन करने से तू बॉस बन जाएगा? और वैसे भी क्या तू सच में चुंगसुए अवेकनर है भी या नहीं? तभी गीक ने अपना असली किलिंग इंटेंट रिलीज कर दिया। ये महसूस करते ही ली वेन के पसीने छूट गए। वो मन ही मन सोचने लगा, डैम इट, कुछ महीने पहले तक तो ये मेरे पैरों की धूल था और आज इसे देखकर मेरी रूह कांप रही है। तभी ली वेन ने अपने साथियों को इशारा किया, अरे मुंह क्या ताक रहे हो, जाओ और एक साथ अटैक करो इस पर। ये देखकर गीक को थोड़ी हंसी आई। मैंने तो तुम्हें मौका दिया था, पर लगता है तुम्हें पिटने का ही शौक है। अगले ही पल गीक ने बड़ी स्मूथली एक दुश्मन का राइट पंच डॉज किया और पलटकर उसके चेहरे पर ऐसा सॉलिड पंच मारा कि वो वहीं ढेर हो गया। बाकी लोग भी झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े, लेकिन गीक उनके साथ ऐसे डील कर रहा था जैसे बच्चों का खेल हो। देखते ही देखते उसने सबको जमीन चटा दी। ये नज़ारा देखकर साइड में खड़ा ली वेन पूरी तरह शॉक में था। ये कैसे हो सकता है? ये बंदा तो, क्या ये वही गीक है जिसे मैं जानता था? भाई इसके तेवर तो बिल्कुल बदल गए हैं। तभी गीक ने बड़े ही शांत अंदाज में कहा, घबराओ मत यार, दर्द बस एक ही सेकंड का होगा, फिर सब शांत। ये सुनते ही रेवन ने फौरन अपनी सॉर्ड निकाल ली और चिल्लाया, अगर तूने मेरे करीब आने की कोशिश भी की ना तो कसम से तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन गीक के चेहरे पर तो शिकन तक नहीं थी।
उसने बड़े हैवी टोन में कहा, ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर सॉर्ड निकालना। तुझे पता भी है इसका क्या मतलब होता है रेवन कॉनरैड? इस एरिया के बाहर सॉर्ड निकालकर तूने अपनी किलिंग इंटेंट दिखा दी है। अब मैं गीक ड्रेक भी तुझे उसी की भाषा में जवाब दूंगा। ये फाइट अब एक रिवायत के हिसाब से होगी, सीधा जान की बाजी लगेगी। और सुन, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। एक दूसरे से वादा करो कि फाइट के बाद कोई रोना धोना या पुलिस केस नहीं होगा। लियम स्टोन, तुम इस लड़ाई के गवाह रहोगे। इतना सुनते ही रेवन की सारी हेकड़ी निकल गई। वो सीधा घुटनों पर गिर पड़ा और बच्चों की तरह गिड़गिड़ाने लगा, भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। उसकी ये हालत देखकर गीक को अपने पिछले जन्म की याद आ गई। मन ही मन सोचा, कितना डरपोक और फनी बंदा है ये। अगले ही पल गीक ने अपनी सॉर्ड घुमाई और खटाक से रेवन का एक कान काट दिया। उसने कहा, जा, आज तेरी जान के बदले सिर्फ तेरा कान ले रहा हूं। फिर गीक ने जाते जाते एक वार्निंग भी दे दी, सुन, अगर अगली बार हम मिले और तेरा ये कान जुड़ गया हुआ तो बेटा अगली बार कान नहीं, सीधा तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना बोलकर गीक वहां से मुड़ा और जाने लगा। तभी लियम ने उसे पीछे से आवाज दी, गीक सर, आपने मुझे क्यों बचाया? गीक ने बिना पलटे जवाब दिया, गलतफहमी मत पाल, मैंने तुझे नहीं बल्कि खुद को बचाया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गीक सीधा पहुंच जाता है प्रोफेसर पेरिन के पास। उद्धरण चिन्ह देखो, कंक्लूजन ये है कि ये फिजिबल है, पर उससे पहले मेरी दो बातें सुन लो। जैसा तुमने कहा, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन असली पंगा आउटपुट देने वाले कोर का है। ये कोर इस ड्राइव का दिल है, समझे? इस फर्नेस की रिक्वायरमेंट्स बहुत सरदर्द हैं। भले ही ये साइज में छोटा है, पर इसमें तगड़ी फायर पावर चाहिए और ऊपर से टाइम कंट्रोल भी। ऐसा डिजाइन आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया। गीक ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन ये बन तो जाएगा ना? ऑफ कोर्स, अभी हमारे पास दो तरीके हैं। पहला ये कि मैं खुद ड्राइव डिजाइन करूं, लेकिन सिर्फ कोर की कैलकुलेशन में ही 15 साल से ज्यादा लग जाएंगे। ये सुनते ही गीक के तो जैसे तोते उड़ गए। क्या 15 साल? दूसरा तरीका यह है कि हम कोर डिजाइन करने के बजाय कोई और मटेरियल यूज करें। इससे टाइम तो बहुत बचेगा, पर प्रॉब्लम यह है कि वो मटेरियल है हाई कंप्रेशन माना स्टोन। गीक को फिर से जबरदस्त झटका लगा। मजाक कर रहे हो क्या? वो तो एक एंशिएंट रेलिक है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बन ही नहीं सकता। बात तो सही थी, ये रेलिक तो रूइंस में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर ऐसा माना स्टोन चाहिए जो फर्नेस का लोड ले सके, तो कम से कम 3000 गोल्ड कॉइन्स का खर्चा आएगा। गीक ने मन ही मन सोचा, डैम इट, 15 साल तो बहुत ज्यादा हैं। अगर किसी को भनक भी लग गई कि मैं क्यूआई यूज नहीं कर सकता, तो मुझे एकेडमी से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। लेकिन 3000 गोल्ड कॉइन्स तो मेरी औकात से बाहर हैं, और मैं गुआंगुई जिजियान को छोड़ भी नहीं सकता। बफुईशी वाले दिन जो रिएक्शन हुआ था, सबको लगा कि मैं की यूज कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि वो सब ईथर और जह्यून का कमाल था। ईथर असल में इंसानों ऐसी ताकत जिसे कंट्रोल करना मेरे बस का नहीं है। मास्टर ने मुझे जो प्रोटेक्टर दिया था, उसके अलावा ड्रैगन स्लेइंग तो बहुत दूर की बात है। मैं वो तीरंदाजी भी यूज नहीं कर सकता जिसमें क्यूआई की जरूरत होती है। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी बॉडी को बफ करके तीर को बस एक डंडे की तरह घुमा सकता हूं। और वैसे भी ईथर के मुकाबले की का दायरा ज्यादा बड़ा है और इसे कंट्रोल करना भी आसान है, इसलिए मुझे अब हर हाल में शाइनिंग एरो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि ये हाई कंप्रेशन मराई स्टोन आखिर मिलेगा कहाँ? अमेजन पर तो मिलने से रहा। तभी पे नैन ने धीरे से कहा, भाई जिस बंदे ने ये ब्लूप्रिंट डिजाइन किया है ना, वो सच में जीनियस था। इतने कॉम्प्लेक्स कोर के बावजूद इसका स्ट्रक्चर काफी एफिशिएंट है। ऐसी कारीगरी तो गोल्डन एज के रूइंस में भी मुश्किल से ही देखने को मिलती है। गोल्डन एज रूइंस? अरे हां, मेरे दिमाग की बत्ती पहले क्यों नहीं जली? मैंने इसके बारे में सोचा, क्यों नहीं? मैंने तुरंत कहा, प्रोफेसर, जब तक मैं वापस आऊं आप ड्राइव डिजाइन करके रखना, ठीक है? ये सुनकर वेंजी जाओ शो तो एकदम हैरान हो गए। बोले, बेटा तुम सच में चाहते हो कि मैं अगले 15 साल इस डिजाइन को बनाने में लगा दूं? मजाक चल रहा है क्या? मैंने भी कॉन्फिडेंस में कह दिया, मजाक नहीं, मैं जाके वो हाई कंप्रेशन मराई स्टोन लेकर आऊंगा। यहां लोग सोना देखकर पागल हो जाते हैं, पर हमारे हीरो ने कमरे में भरा हुआ सोना चांदी इग्नोर किया और साइड में पड़े पत्थरों से भरा एक टूटा फूटा बॉक्स उठा लिया, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि लेजेंडरी हाई कंप्रेशन मराई स्टोन्स हैं। इसका पावर लेवल ऐसा है कि बस एक पत्थर पूरे गांव का मराई कंजम्पशन संभाल सकता है। साथ ही मैजिक फर्नेस बनाने के लिए यही तो सबसे जरूरी मटेरियल है। बस फिर क्या था, फैसला हो गया। स्टोन लाने के लिए वो सीधा पहुंच गया डिले के शुयुआन के बीचों बीच, जिसे टूसू कहते हैं। अब सुनिए गोल्डन एज की कहानी। ये वो दौर था जो ड्रैगन द्वारा ईविल ड्रैगन बहामुत को खत्म करने के बाद शुरू हुआ था, जब इंसानों को 100 साल की शांति मिली थी।
उस वक्त ड्रैगन के ठिकाने से जो चीजें मिली थीं, यहां से जो एंशिएंट रेलिक्स मिले, वो सीधे हीरो किंग ईरा के थे, यानी मैजिक का एब्सोल्यूट प्राइम टाइम। इनके सामने आज की टेक्नोलॉजी और मैजिक तो बच्चों का खेल है। एक रेलिक तो इतना पावरफुल था कि अकेले ही पूरे गांव का माना कंजम्पशन संभाल ले। ड्रेक ने खुद सेंट्रल लाइब्रेरी डिजाइन की थी। वैसे तो यहां यूसेज कम था, पर मेंटेनेंस एकदम टिप टॉप रहता था। फिर एक बार एक्सपेंशन के टाइम पर इन्हें गलती से गोल्डन एज के रूइंस मिल गए। लॉटरी लग गई भाई। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। मैजिक टावर और 3 ग्रेट फैमिलीज में से एक निर्वाणा के मेजेस भी इस एक्सकवेशन में कूद पड़े। महीनों की खुदाई के बाद ढेर सारे रेलिक्स मिले और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। लेकिन रुको, ये सब तो 10 साल बाद होने वाला है। सीन कट। हमारा हीरो गीक फटाफट सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपना ड्रैगन आई स्किल यूज किया, और लो भाई, अगले ही सेकंड उसे लाइब्रेरी के अंदर वो हिडन स्पॉट दिख गया। जैसा शक था, वहां सच में एक सीक्रेट स्पेस मौजूद था। इसके बाद गीक ने अपने हाथ पर ऑरा कॉन्सेंट्रेट किया और वो स्पेशल मूव यूज किया जो उसके मास्टर ने सिखाया था। इसमें अपनी विल पावर को ऑरा में डालना पड़ता है, जिससे उसमें लेजर जैसी कटिंग पावर आ जाती है। ये टेक्निक हर जगह काम आती है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी की तरह बहुत ज्यादा फ्यूल यानी एनर्जी खाती है। स्किल यूज करते ही गीक लाइब्रेरी के अंडरग्राउंड स्पेस में एंटर कर गया। थोड़ी देर बाद हाथ में टॉर्च पकड़कर वो सीक्रेट पैसेज की गहराई में जाने लगा। तभी अचानक साइड से कुछ आवाज आई और गीक का ध्यान वहां गया। अरे ये क्या ये स्केलेटन्स हैं? इनके वेपन्स देखकर तो नहीं लगता कि इन्हें किसी मेज ने बनाया है। खैर, चलो इनका काम तमाम करते हैं। पलक झपकते ही गीक ने दोनों स्केलेटन्स का सफाया कर दिया। तभी एक विंडो खुली। 2 स्केलेटन्स ढेर मिले, 2 अचीवमेंट पॉइंट्स। उसे अचानक याद आया, अरे हाँ, मॉन्स्टर्स को मारने पर भी तो पॉइंट्स मिलते हैं। ये तो पॉइंट्स कमाने का तगड़ा मौका है बॉस। सीन कट हुआ और गीक ने लाइन से 20 स्केलेटन्स को लिटा दिया। अब उसके पास 40 अचीवमेंट पॉइंट्स हो चुके थे। उसने आव देखा न ताव, सीधा मिनी मैप फीचर अनलॉक कर दिया। अगले ही सेकंड पूरा मैप उसके सामने तैरने लगा। वाह, ये तो बिल्कुल मैजिक मैप है। तभी उसने देखा कि मैप को 3D में बदलने का भी ऑप्शन है। गीक की तो बाछें खिल गईं। भाई, ये फीचर तो एकदम कड़क है। पर एक मिनट, ये रूम लाल क्यों चमक रहा है? तभी सिस्टम ने पूछा, क्या आप ड्रैगन स्लेयर के टूम तक जाना चाहते हैं? गीक ने मन ही मन कहा, नेकी और पूछ पूछ। उसे लगा नहीं था कि डेस्टिनेशन इतनी आसानी से मिल जाएगी। बटन दबाते ही सबसे शॉर्टकट रास्ता सामने आ गया। चलो, अब भटकने का टेंशन खत्म। थोड़ी देर में गीक दरवाजे के सामने था। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोलना चाहा, एक जादुई झटके ने उसे दूर फेंक दिया। अरे तेरी, ये तो डिफेंस मैजिक है। मैजिक टावर के मेंबर्स के भड़कने की असली वजह यहीं छुपी थी। अगर ये ग्लव्स हाथों में न होते तो कसम से गीक के हाथ तो कब के तंदूरी चिकन बन चुके होते। सत्यानाश, मैं ये दरवाजा क्यों नहीं खोल पा रहा? क्या सिस्टम मेरी मदद कर सकता है? अगले ही सेकंड ऐसा लगा जैसे सिस्टम ने गीक की मन की बात सुन ली हो। उसने तुरंत डिफेंस मैजिक हटा दिया। ये देखकर गीक को 440 वोल्ट का झटका लगा। हैं? तुम मेरी बात समझ सकते हो? सिस्टम ने जवाब दिया, बिल्कुल। क्या मैनेजर गीक ड्रेक की कोई और रिक्वेस्ट है? भाई वाह, गीक अब सीधे सिस्टम से चैट कर पा रहा था। उसने मौका देखते ही सबसे भारी सवाल दाग दिया, मैं पास्ट में वापस कैसे आया? लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने साफ साफ जवाब देने से मना कर दिया। गीक ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे, पर सिस्टम भाव ही नहीं दे रहा था। रिजेक्शन पे रिजेक्शन। धत तेरे की, काम की एक बात नहीं बतानी। कम से कम ये बड़ा दरवाजा खोलने में तो मदद कर दे भाई। सिस्टम बोला, तथास्तु, और वो विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही जो नजारा दिखा, उससे गीक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां अनगिनत विशाल ट्रेजर चेस्ट्स रखे थे। अरे भाई साहब, क्या ये सब खजाने के संदूक हैं? बिल्कुल अपने नाम की तरह। ये ट्रेजर चेस्ट्स बेशकीमती रेलिक्स और खजाने से ठूस ठूस कर भरे थे। अगर किसी को इनमें से एक भी मिल जाए तो उसकी 7 पुश्तें राज करेंगी। लेकिन यहां तो ऐसे सैकड़ों पड़े थे। गीक ने आव देखा न ताव, पलक झपकते ही सारे चेस्ट्स अपनी इन्वेंट्री में भर लिए। फ्री का माल है तो पूरा ही समेट लो। तभी उसे वो चीज दिखी जिसका इंतजार था, हाई कंप्रेशन माना स्टोन, और वो भी एक नहीं, पूरे 4। एक स्टोन से आइटम बैंक के 4 स्लॉट्स बढ़ सकते हैं। मतलब अब तो गीक के मजे ही मजे हैं। हालांकि अभी भी वो 40 से ज्यादा स्लॉट्स बढ़ा सकता है। इतना ही काफी नहीं है यार। लगता है ग्रेजुएशन से पहले यहां का सारा माल पानी शिफ्ट करने के लिए मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।
गीक अभी यहां से निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। अगले ही पल एक मैजिक बैरियर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो सीधे टेलीपोर्ट होकर किसी अनजान जगह पर पहुंच गया। लड़के ने सामने लगे कांच को जैसे ही छुआ, डर के मारे उसके पसीने छूट गए। ये ड्रैगन ड्रेक सच में सनकी था भाई। उस बंदे ने मैड ड्रैगन बहामुत का दिल बचाकर रखा था और उसे अपनी लेगेसी बना लिया। मैजिक टेलीपोर्टेशन के बाद गीक अब एक बिल्कुल नई जगह पर खड़ा था। वो पूरी तरह कंफ्यूज था। उसने तुरंत पूछा, सिस्टम, अपन है कहाँ? एडमिनिस्ट्रेटर, अभी आप ड्रैगन स्लेयर्स रेस्टिंग प्लेस में हैं। गीक का दिमाग घूम गया। फ्यूचर इन्फॉर्मेशन में तो ऐसी किसी जगह का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था जहां इतने सारे पत्थर के ताबूत पड़े हों। उसने फटाफट अपना मिनी मैप खोलकर देखा। जैसा शक था वही हुआ, ये जगह टेलीपोर्टेशन पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं थी। मतलब साफ है, ये वो सीक्रेट लोकेशन है जो पिछले जन्म में किसी की नजर में ही नहीं आई थी। गीक ने धीरे धीरे एक स्टोन कॉफिन का ढक्कन हटाया और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक बेहद शानदार आर्मर रखा हुआ था। तभी सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। आपने ड्रैगन स्लेयर का एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट ढूंढ लिया है। कसम से, ये आर्मर उस पुराने गोल्डन एज वाले गियर से बिल्कुल अलग और नेक्स्ट लेवल लग रहा था। और हाँ, उस आर्मर में एक छोटा सा छेद भी था, जैसे उसमें कुछ फिक्स किया जा सकता हो। तभी गीक की बत्ती जली। अरे, इस छेद का साइज तो बिल्कुल उस पोनी टेल जैसा है। बिना जरा भी हिचकिचाए उसने तुरंत उस मेन स्टोन को ड्रैगन स्लेयर एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट में फिट कर दिया। लेकिन अगले ही पल वो इक्विपमेंट जोर जोर से हिलने लगा। लगता है कोई डिफेक्ट था या सिस्टम ओवरलोड हो गया, क्योंकि तुरंत वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ। बेचारा गीक धुएं से पूरा काला पड़ गया। एकदम किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा हाल हो गया उसका। वो काफी क्यूरियस था कि क्या ये हाई कंप्रेशन मेन स्टोन ही इस कवच का पावर सोर्स है। आखिर ऐसा क्या फंक्शन है जिसके लिए इतनी पावर चाहिए? खैर छोड़ो, ये सवाल बाद में पेना से पूछ लूंगा। थोड़ी देर बाद गीक आखिरी कमरे में पहुंचा। अरे भाई, ये क्या मजाक है? इतने बड़े कमरे में सिर्फ एक ग्लास कॉफिन? तभी अचानक उसके सामने एक विंडो पॉपअप हुई, जिसे देखकर गीक की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये ड्रैगन ड्रेक तो सच में पागल था। सामने लिखा था, ड्रैगन ड्रेक की लेगेसी, कर्स्ड बर्जर्क ड्रैगन बहामुत का हार्ट। इस बंदे ने सच में उस ड्रैगन का दिल निकालकर एक सुवेनीर की तरह संभाल रखा था, जिसे उसने खुद मारा था। तो क्या वो अजीब सी ऑमिनस वाइब्स इसी चीज से आ रही थीं? पर शायद मामला कुछ और ही था। उसी वक्त उस हार्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर गीक को सेंस कर लिया और रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अगले ही सेकंड गीक के दिमाग में बहुत सारी आवाजें गूंजने लगीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये सुनते ही गीक ने अपनी मजबूत विल पावर का इस्तेमाल करके रेजिस्ट करना शुरू किया। इसका क्या मतलब है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? और तभी उसने नोटिस किया कि एक अजीब सी ब्लैक ऑरा उसे लगातार कंज्यूम कर रही थी। आखिर ये बला क्या है? और देखते ही देखते उस ब्लैक ऑरा ने गीक को चारों तरफ से घेरा तंग हो चुका था कि तभी सामने एक इमरजेंसी मिशन पॉपअप हुआ, ड्रैगन ड्रेक का ट्रायल। मिशन साफ था, बहामुत के दिल पर लगे उस खतरनाक कर्स को हराना। और इनाम? ड्रैगन की लेगेसी के सारे राइट्स अब तुम्हारे। लेकिन अगला ही पल भारी पड़ गया। जीक की मजबूत इच्छा शक्ति भी जवाब दे गई और वो अजीब सी काली ऑरा उसे निगलने लगी। देखते ही देखते उसका अपनी ही बॉडी से कंट्रोल छूट गया। तभी एक आवाज गूंजी, ओ हेलो, ये रोना धोना बंद करो, कान पक गए मेरे। तुम्हें आजादी चाहिए? बेटा, आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे अपने दम पर छीनना पड़ता है। और इसी डायलॉग के साथ कांच टूटने की आवाज आई। जीक ने उस पागल ड्रैगन के कर्स की धज्जियां उड़ा दी थीं। इमरजेंसी मिशन कंप्लीट। बधाई हो, ड्रैगन की सारी जायदाद अब तुम्हारी है। जीक ने राहत की एक लंबी सांस ली। उफ, आज तो बाल बाल बचे। सोचा नहीं था कि मेरा स्किल एन मौके पर दगा दे जाएगा। वो संभल ही रहा था कि सामने एक और नोटिफिकेशन विंडो खुल गई, कर्स ड्रैगन बहामुत का हार्ट अब्सॉर्ब करना शुरू करें। उस दिल से इतनी तेज रोशनी निकली कि आंखें चौंधिया जाएं। एक झटके में हाई प्योरिटी वाली माना जीक के अंदर घुस गई। लेकिन पंगा ये था कि उसकी बॉडी में इस माना को स्टोर करने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अब वो बेकाबू एनर्जी अंदर ही अंदर तबाही मचाने लगी। धत्त तेरी की, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा वरना गेम ओवर पक्का है। जीक ने तुरंत अपनी पूरी जान झोंक दी। उसने ईथर का इस्तेमाल करके उस तूफानी माना को चारों तरफ से घेर लिया और एक जोरदार धमाके के साथ उसे वहीं सील कर दिया। फाइनली जान में जान आई और इसी के साथ वो हार्ट भी वहां से गायब हो गया। माना तो सच में बहामुत की ही थी। उसी वक्त उसने नोटिस किया कि उसकी छाती पर एक ड्रैगन का निशान बना हुआ है। क्या ये निशान माना को सील करते टाइम आया था? तभी उसकी आंखों के सामने सिस्टम की ढेरों विंडोज खुल गईं। सिस्टम ने बताया कि जो माना उसने सोखी है उसने मैनेजर की बॉडी को ही बदल दिया है।
अब उसका शरीर बदलकर हेवनली बोन बॉडी बन चुका है। लेकिन सिस्टम को लगा कि मैनेजर इतनी पावर झेल नहीं पाएगा, तो उसने सील की हुई ताकत को 95% तक दबा दिया। साथ ही मैसेज आया, मुबारक हो, आपको उत्तराधिकारी यानी सक्सेसरी की क्वालिफिकेशन मिल गई है। अब आप ड्रैकन की सीक्रेट किताब पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बिगनर मिशन बुक भी खुल गई, जो नए मैनेजर्स को ट्यूटोरियल देगी। ये सब देखकर जीक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। भाई अब ये सब क्या बला है? उसने सोचा, छोड़ो यार, इसे बाद में आराम से देखूंगा। लेकिन तभी जीक का ध्यान एक और चीज पर गया। सिस्टम ने पूछा, क्या आप ड्रैकन की छोड़ी हुई दूसरी विरासत को खोलना चाहते हैं? ये देखते ही जीक के चेहरे पर एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान आ गई। मानना पड़ेगा, अपने पूर्वज तो बड़े ही दिलदार निकले। लड़के ने अपना सबसे सिंपल सा मटेरियल निकाला, लेकिन उसे देखकर इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लोहार भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि भाई वो कोई आम चीज नहीं बल्कि लेजेंडरी ड्रैगन का दांत था। उस शापित और पागल ड्रैगन बाहामुत का सबसे मजबूत दांत। लोहार बोल पड़ा, मैंने आज तक इतना परफेक्ट मटेरियल अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें ये मिला कहां से? खैर, जैसे ही जीक ने ड्रैगन की उस दूसरी विरासत को अनलॉक किया, अगले ही पल वो चीज उसके सामने प्रकट हो गई। अरे, क्या ये वही है? तभी सीन बदलता है। जीक उस मिले हुए सामान को अपने डॉर्म रूम में सेट कर चुका था और अब वो अपना स्टेटस चेक कर रहा था। विंडो में देखा तो काफी नई चीजें ऐड हो चुकी थीं। उनमें से यान लिंगशू स्किल तो तभी यूज हो पाएगी जब गीक थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। फिर था ऑमनीपोटेंट ड्रैगन डोमिनेशन। भाई, इससे तो सीधा ड्रैगन रेस को डोमिनेट किया जा सकता है। उन्हें समन करो और ऑर्डर्स दो फुल कंट्रोल। नेक्स्ट है हेवनली बोन बॉडी। इससे फिजिकल एबिलिटी बेस्ट लेवल पर आ जाएगी, मार्शल आर्ट सीखने की स्पीड भी तेज और बॉडी की ईथर कंडक्टिविटी भी हाई हो जाएगी। पर यार, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशंस देखकर गीक का कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। उसे याद आया कि उस वक्त ड्रैगन से रिलेटेड भी बहुत सारे विंडोज पॉपअप हुए थे। उसने तुरंत सिस्टम को इशारा किया, ड्रैगन से जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस ओपन करो। अगले ही सेकंड विंडो प्रॉम्प्ट बजा, सिस्टम, ड्रैगन की सीक्रेट लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन अपडेट जरूरी है। प्लीज उस लोकेशन पर जाएं जहां अपडेट पॉसिबल हो। तभी मिनी मैप ने एक लोकेशन मार्क कर दी। जगह देखकर गीक को तो तगड़ा झटका लगा। ये तो वालहल्ला है। वालहल्ला टॉप टियर नाइट्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहां रिलेटेड लोगों के अलावा किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है। यहां तक कि गीक भी वहां चुपके से स्नीक इन नहीं कर सकता। वैसे उसका वालहल्ला जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन अगर ड्रैगन की लेगेसी वहां छुपी है तो बॉस प्लान चेंज करना पड़ेगा। उसने सोचा, लगता है मुझे इस डैम फैमिली में अभी और झेलना पड़ेगा। इसके बाद गीक ने बिगिनर मिशन चेक किया। तभी सामने एक नया विंडो प्रॉम्प्ट आया। लोअर लेवल मैनेजर के लिए बिगिनर ट्यूटोरियल स्टार्ट हो रहा है। ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद मैनेजर की ग्रोथ के लिए मिशंस दिए जाएंगे। मिशन सक्सेस होने पर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगले ही सेकंड सिस्टम ने जीके के लिए न्यूबी ट्यूटोरियल शुरू कर दिया। बस कुछ ही पलों में उसे एक अलग स्पेस में टेलीपोर्ट कर दिया गया। जीके ने इधर उधर देखा। ये आखिर कौन सी जगह है? कहीं मैं फिर से पिछली बार की तरह किसी और जगह तो नहीं आ गया? लेकिन फिर उसने गौर किया, नहीं यार, रुक जाओ, इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एनवायरनमेंट ही बदल गया है। तभी अचानक जीके के चारों तरफ 3 बड़े बड़े हाफ ऑर्क्स आ धमके। भाई, देखने में ही खतरनाक। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आया, न्यूबी मिशन। 1 घंटे के अंदर 2 से ज्यादा स्किल्स का इस्तेमाल करके इन मॉन्स्टर्स को खत्म करो। रिवॉर्ड में मिलेंगे अचीवमेंट पॉइंट्स और स्टोर भी अनलॉक हो जाएगा। वाह, ये टास्क तो एकदम न्यूबीज के लिए टेलर मेड है। लेकिन जीके ने सोचा नहीं था कि ये सीन सच में इतना रियलिस्टिक होगा। अगले ही पल जीके ने बड़ी फुर्ती से मॉन्स्टर के अटैक को डोज किया और फिर बिना वक्त गंवाए उसने हाई स्पीड मूवमेंट और कंटिन्यूअस अटैक स्किल्स का इस्तेमाल कर दिया। बस एक परछाई सी दिखाई दी और देखते ही देखते आसपास के सारे मॉन्स्टर्स का नाम ओ निशान मिट गया। सफाई हो तो ऐसी। इस वक्त जीके को महसूस हुआ कि उसके हाथ में पकड़ी हुई वो भारी भरकम ग्रेट स्वर्ड अब पंख जैसी हल्की लग रही थी। क्या बात है, क्या ये सब टियांगू बॉडी का कमाल है? इस लेवल की पावर के साथ तो मैं पर्पल नाइट को भी चुटकियों में धूल चटा सकता हूं। कुछ ही देर बाद जीके को वापस ट्रेनिंग फील्ड में टेलीपोर्ट कर दिया गया। वो अभी भी शॉक में था। क्या वो सब बस एक इल्यूजन था? लेकिन यार, वो इतना रियल क्यों लग रहा था? तभी सामने एक विंडो पॉपअप आया और नोटिफिकेशन बजी, कॉन्ग्रेट्स, तुम्हें एक एक्स्ट्रा की रिवॉर्ड मिला है। साथ ही मिला है एक्स्ट्रा टाइम रिवॉर्ड। मिशन रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें मिलते हैं 40 पॉइंट्स और अब स्टोर भी ओपन हो चुका है। ये देखकर जीके की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका मतलब अब मैं स्टोर से चीजें खरीद सकता हूं और यहां तो सब कुछ रेयर लेवल का माल भरा पड़ा है। एक्साइटमेंट में आकर जीके ने तुरंत अपने कुछ इक्विपमेंट्स बेचने की कोशिश शुरू कर दी। सिस्टम ने साफ बता दिया, भाई, ये प्रैक्टिस ग्रेट सॉर्ड बिकाऊ नहीं है।
हाँ, एल्फ की शॉर्ट सॉर्ट के बदले 4 पॉइंट्स जरूर मिल रहे हैं। मतलब साफ है, यहां सिर्फ एंशिएंट रेलिक्स का ही सिक्का चलता है। खैर, अगर पॉइंट्स की बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो अभी इन्हें बेचने का कोई सेंस नहीं बनता। अगले ही दिन सीन शिफ्ट होता है और जीके पहुंच जाता है प्रोफेसर पेनन के पास। प्रोफेसर का रिएक्शन देखने लायक था, वो पूरी तरह शॉक थे। तुमने आखिर ये चीज ढूंढी कैसे? जीके ने बात घुमाते हुए कहा, अरे वो लंबी कहानी है, छोड़िए। ये बताइए, इसका ड्राइव एक्टिवेशन कब तक कंप्लीट होगा? प्रोफेसर ने जवाब दिया, वो तो मैंने कब का कर भी दिया। ये सुनकर जीके हैरान रह गया। क्या बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी? मान गए गुरु, आप तो सच में जीनियस हैं। प्रोफेसर ने हम्बल बनते हुए कहा, अरे इसमें मेरा क्या कमाल है? असली कमाल तो स्टूडेंट जीके का है जो ये माना स्टोन ढूंढ कर लाया। जीके मन ही मन समझ गया, लगता है बुढ़े को मुझ पर शक हो रहा है। असल में बात यह है कि जब भी कोई माना स्टोन मिलता है तो उसे एंशिएंट स्क्रिप्ट का यूज करके रजिस्टर किया जाता है ताकि उसकी ओनरशिप ट्रैक की जा सके। सीरियल नंबर से पता चल जाता है कि वो कब और कहां मिला था। लेकिन पंगा ये था कि जीके जो पत्थर लाया था उसका रिकॉर्ड किसी भी ऑफिशियल रजिस्ट्री में था ही नहीं। जीके ने प्रोफेसर पेनन की आंखों में देखते हुए सीधे मुद्दे की बात की, आपने चेक तो कर ही लिया होगा कि सब कुछ ओके है? तो फिर चले? थोड़ी देर बाद दोनों पहुंच गए ब्लैकस्मिथ की दुकान पर। जैसे ही फर्नेस का कोर एक्टिवेट हुआ, वो मैजिक फर्नेस धड़ल्ले से काम करने लगा। काम होते ही प्रोफेसर ने मेरी क्लास का टाइम हो गया है वाला बहाना मारा और वहां से निकल लिए। इधर जेलियन की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस जन्म में वो मैजिक फर्नेस को कंप्लीट होते देख पाएगा। तभी जीके ने अपने बाग से एक आइटम निकाला और गेलियों के सामने रखते हुए बोला, उस्ताद, अब जरा मेरे लिए इसका इस्तेमाल करके कुछ बना दो। तलवार को देखते ही गेलियन के तो होश ही उड़ गए। चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो। ये तो ड्रैगन का फैंग है ना? और कोई ऐसा वैसा नहीं, ये तो शापित बर्सर्क ड्रैगन बहामुत का सबसे मजबूत दांत है। भाई साहब, इतनी टकाटक कंडीशन में ये आपको मिला कहां से? बिल्कुल सही, ड्रैकन की दूसरी लेगेसी यही तो है। ये सुनते ही गेलियन एक्साइटमेंट में कांपने लगा और बोला, बॉस, आपने मुझे सिर्फ आग ही नहीं दी बल्कि ड्रैगन फैंग को फोर्ज करने का गोल्डन चांस भी दिया है। मैं आपकी उम्मीदों पर एकदम खरा उतरूंगा, देख लेना। ये सीन देखकर जीके को अपनी पिछली जिंदगी का एक किस्सा याद आ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये बंदा तो बिल्कुल नहीं बदला, वही पुराना ड्रामा। फिर उसने कहा, ठीक है, अब ये तुम्हारे हवाले। मैं भी देखता हूं तुम कैसी तलवार बनाते हो, मुझे इंतजार रहेगा। उधर एम्पायर का सबसे तगड़ा ब्लैक नाइट उसे नन्हाई के लिए रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन हमारे हीरो ने तो मौके पर ही मना कर दिया। बल्कि इस वाकये से उसे ठंडा पसीना आ गया था। ब्लैक नाइट ने कहा, चाहे वो ट्रीटमेंट रूम की फाइट हो, ग्रीन हाउस की शर्त हो या फिर अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हारे 500 चक्कर लगाना, मुझे तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी क्यूईची महसूस नहीं हुई। क्या तुम क्यूआई यूज नहीं कर सकते? खैर, तलवार बनाने का काम सौंपकर जीके अपने वीआईपी डॉम में वापस आ गया। तभी उसे सडनली याद आया, ड्यूक के साथ वो शर्त खत्म हुए और उसका रीमैच वाला लेटर आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। अब तक तो कोई रिएक्शन आना चाहिए था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि जीके को कुछ अजीब फील हुआ। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, ओ ए लड़के, इस बार तू मेरे पास क्यों नहीं आया? चुपचाप सच बता दे। और इस पर जीके बहुत ही, तुमने ही तो कहा था कि अगर दोबारा चैलेंज करना हो तो तुम्हारे पास आऊं। अब जब मेरा लड़ने का कोई मूड ही नहीं था तो मैं भला क्यों आता? अभी गीक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल ड्यूक हवा की रफ्तार से उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना, मुझे सच बताओ। इससे पहले कि गीक कुछ समझ पाता या रिएक्ट कर पाता, ड्यूक ने उसे उठाया और सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब तक उसका दिमाग ठिकाने आया, वो हवा में झूल रहा था। ये नज़ारा देखकर गीक के पसीने छूट गए। इतनी ऊंचाई से गिरने पर अगर टाइम पर हील नहीं कर पाया तो समझो खेल खत्म, सीधा ऊपर का टिकट। गीक ने हड़बड़ाते हुए रेलिंग पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ड्यूक उससे भी तेज निकला। उसने अगले ही सेकंड गीक की गर्दन दबोच ली। तुम्हें दोबारा चैलेंज नहीं करना? मजाक करना बंद करो। मुझे तुम्हारी रग का पता है। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं क्या चाहता हूं, फिर भी तुम नहीं आए। पिछली बार भी और आज भी तुम जानबूझकर मुझे उकसा रहे हो, है ना? गीक अंदर ही अंदर हिल गया। लानत है, क्या इस बंदे को पहले से पता था कि मैं इसे बेवकूफ बना रहा हूं? ड्यूक ने अपनी पकड़ मजबूत की। 5 सेकंड है तुम्हारे पास, सच उगल दो। तभी गीक की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आपने भी तो मुझे अपनी असली पहचान नहीं बताई, है ना? कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर डेक्स्टर?
ये नाम सुनते ही ड्यूक ने गीक को वापस खींचकर कमरे के अंदर पटक दिया। बच्चे, सही पकड़े हो, मैं ड्रेक का ब्लैक नाइट हुआ करता था। नाम है ड्यूक ड्रेक। ये सुनते ही गीक का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। उसने झट से माफी मांगते हुए कहा, अरे सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में अपने ही सीनियर की शान में गुस्ताखी कर दी। आप तो बस मेरे मुंह से सच निकलवाने का वेट कर रहे थे। लेकिन फिर गीक से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, वैसे ड्यूक सर, ये ब्लैक नाइट होने का असल में क्या मतलब है? ड्यूक ने बस इतना ही कहा, कोई खास मतलब नहीं है, इसका मतलब पहले ये ब्लैक था और अब रेड हो चुका है। ये सुनते ही जीके पूरी तरह हैरान रह गया। लेकिन जहां तक मुझे याद है, नाइट लेवल्स तो सिर्फ अपग्रेड होते हैं, कभी डाउनग्रेड नहीं होते। तभी ड्यूक ने बड़े आराम से कहा, फिलहाल इस टॉपिक को यहीं छोड़ो, मैं अब तुम्हें सच बताता हूं। जीके ने अपनी बात रखी, मैंने आपको शुरू से ही पहचान लिया था, और सच कहूं तो मैं बस आपका ऑफिशियल स्टूडेंट बनना चाहता हूं। ये सुनकर ड्यूक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बेटे, तुम्हारे अंदर जिगरा तो है। ठीक है, मान लिया, आज से तुम मेरे स्टूडेंट हुए। जीके को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बस इतनी आसानी से काम बन गया। उसने बिना देर किए तुरंत ड्यूक के सामने अपना स्टूडेंट ओथ पढ़ दिया। साथ ही उसने अपने मन का सबसे बड़ा सवाल भी पूछ ही लिया, मास्टर, आपने मुझमें ऐसा क्या देखा जो मुझे सिलेक्ट कर लिया? आखिर ड्यूक अपने रूल्स के लिए मशहूर थे कि वो किसी को नहीं सिखाते। यहां तक कि सदी के सबसे बड़े जीनियस आंद्रे को भी इनके पीछे कई सालों तक भागना पड़ा था, तब जाकर वो इनका एकलौता स्टूडेंट बन पाया था। वैसे जीके को थोड़ा अंदाजा था, शायद उस शर्त की वजह से, जिससे ड्यूक को लगा हो कि मुझमें आंद्रे से भी ज्यादा पोटेंशियल है। तभी ड्यूक धीरे से बोले, चलो तुम खुद गेस करो, क्यों? क्या मेरे टैलेंट की वजह से? मजाक मत करो, ड्यूक ने कहा। अगर बात सिर्फ टैलेंट की होती तो मैंने कब का तू एंड फैमिली की बेटी को अपना स्टूडेंट बना लिया होता। असल में मुझे तुम्हारा वो खूंखार नेचर पसंद आया। देखो, हर जीनियस रेड या ब्लैक रन तक नहीं पहुंच पाता। इनकी ग्रोथ इतनी स्मूथ होती है कि थोड़ी सी भी परेशानी आने पर ये टूट जाते हैं। और वाकई उनकी बात में दम था। जो लोग उस रेड लेवल तक पहुंच पाते हैं, ज्यादातर लोग तो बस यहीं हार मान लेते हैं। लेकिन तभी ड्यूक ने गीक की तरफ देखा और बड़े आराम से बोला, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी पहली क्लास देता हूं। सीन बदलता है और ड्यूक उसे ग्रीनहाउस के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आता है। गीक बेचारा काफी हैरान था, मन ही मन सोच रहा था, यार ये मास्टर मुझसे पिछले 3 घंटे से सिर्फ रनिंग क्यों करवा रहे हैं? मैं यहां मार्शल आर्ट सीखने आया हूं या मैराथन भागने? तभी ड्यूक ने अचानक उसे रोक दिया। रुक जा, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है। गीक ने भी हाँफते हुए पूछा, बिल्कुल मास्टर, क्या पूछना है आपको? अगले ही सेकंड ड्यूक हवा की तरह गायब होकर सीधा गीक के पीछे आ गया। कुछ खास नहीं, और ये बोलते ही उसने गीक का राइट हैंड पकड़ लिया। गीक तो बुरी तरह डर गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत दूर कूद गया, जैसे करंट लग गया हो। ड्यूक ये देखकर कंफ्यूज हो गया। अरे, तुझे क्या हुआ? मैं तो बस तेरी पल्स चेक करना चाहता था, तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? ये सुनते ही गीक के तो पसीने छूट गए। ड्यूक की नजरें अब शार्प हो गई थीं। मुझे शुरू से ही तुझ पर शक था, चाहे वो ट्रीटमेंट रूम की फाइट हो, ग्रीन हाउस वाली शर्त हो, या अभी तेरे 500 राउंड्स लगाना। मैंने तेरे अंदर क्यूआई या एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं की, और अब तू मुझे पल्स भी चेक नहीं करने दे रहा। सच सच बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू क्यूई यूज ही नहीं कर सकता? असल में हमारे लड़के ने सिर्फ सिंपल मूवमेंट्स कॉपी किए थे, लेकिन उसने एम्पायर के सबसे स्ट्रांग ब्लैक नाइट को भी हैरान कर दिया था। सिर्फ एक बार देखकर सब कुछ सीख लेना भाई, ये कोई आम बात नहीं, ये तो नेक्स्ट लेवल जीनियस है। लेकिन अब जब ड्यूक को पता चल गया कि गीक क्यू यूज नहीं कर सकता, तो वो सोच में पड़ गया। अगर इसके पास पावर नहीं है तो उस वक्त ब्रॉन्ज स्टैचू ने रिएक्ट क्यों किया था, और वो गोल्डन लाइट, वो तो हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे अपनी पल्स चेक क्यों नहीं करने दी? ये सुनते ही जाइक को तुरंत समझ आ गया। अरे, ये बंदा मुझ पर शक नहीं कर रहा, ये तो बस क्यूरियस है। मतलब सोचो, ड्रेक फैमिली का मेंबर होकर भी कोई क्यूई यूज न कर पाए, ये कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन इसे अपनी क्यूरियोसिटी की पड़ी है। शुक्र है कि ये ड्यूक है। अगर सॉर्ड ऑफ रेडियंस हाथ लगने से पहले किसी और को भनक लग जाती कि मेरा क्यू सिस्टम ठप पड़ा है, तो भाई बहुत गंदा सीन हो जाता। पिछली लाइफ से अलग कम से कम ड्यूक के सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। फिर जाइक ने धीरे से अपने ग्लव्स उतारे और सच बता दिया। भले ही मेरे पास माना इंटरफेरेंस का सिंबल है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं क्यू यूज ही नहीं कर पा रहा। अगर बाहर किसी को पता चल गया कि ड्रेक फैमिली का होकर भी मैं क्यू यूज करने के लायक नहीं हूं, तो पक्का मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। ड्यूक ने तुरंत अपनी क्यू यूज करके उसकी नब्ज चेक की। वो मन ही मन सोच रहा था,
भले ही इस बच्चे के हाव भाव बड़ों वाले हैं, पर है तो ये बच्चा ही। लेकिन अजीब बात है, ये अवेकन हो चुका है, फिर भी इसमें जरा भी क्यूई महसूस क्यों नहीं हो रही। ये देखकर ड्यूक गहरी सोच में पड़ गया। उधर जाइक समझ गया कि पल्स चेक करने के बाद भी ड्यूक कंफ्यूज है। भाई, ड्रेक फैमिली के लिए वो ब्लेसिंग पत्थर की लकीर मानी जाती है। अगर सच में क्यूई अवेकन नहीं भी हुई तो भी वो इस कड़वे सच को मानने के बजाय कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। तभी ड्यूक ने धीरे से जिके से पूछा, क्या तुम इरेगुलर हो? इरेगुलर? लो, जाइक को पता था यही सवाल आएगा। जिसे जॉब या क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो तो यही तुक्का लगाएगा ना। दरअसल इरेगुलर उन्हें कहा जाता है जिनके पास कुछ हटके स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, जो एक साथ क्यूआई और माना दोनों यूज कर सकते हैं या फिर फ्यूचर देख सकते हैं। बेसिकली एकदम एबनॉर्मल पावर्स वाले लोग। उन्हें यी ले गुइले, वी ले गुइले बिल्कुल पसंद नहीं थे, और गीक बहुत कंफ्यूजन में था कि भाई आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो एक यी ले गुइले है। वजह साफ थी, उसकी एबनॉर्मल स्टैमिना और रिजेनरेशन एबिलिटी। मामूली सी इंटरनल इंजरी भी हील होने में टाइम लेती है, पर यहां तो बंदा इंस्टेंटली रिकवर हो रहा था। ड्यूक ने समझाया, मुझे पता है इसमें काफी एनर्जी लगती है, पर क्या तुम जानते हो वो एनर्जी एक्चुअली है क्या? वो है कि तुम्हारी बॉडी जो भी क्यूई प्रोड्यूस करती है वो सीधा स्टैमिना और रीजेनरेशन में खर्च हो जाती है, पैदा होते ही गायब। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई क्यूई फील ही नहीं होती। लॉजिक तो सही लग रहा था, पर गीक अब टेंशन में आ गया। अगर वो कभी क्यूई यूज ही नहीं कर पाया तो मास्टर की स्पेशल टेक्निक कैसे सीखेगा? ये सुनकर ड्यूक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। लोड मत लो, मेरा गले स्किल क्यूआई पर डिपेंड नहीं करता। ये एक स्पेशल कॉम्बैट टेक्निक है जो वही नाइट्स डेवलप कर सकते हैं जो एक खास लेवल पर पहुंच चुके हों। यूजुअली लोग ड्रैगन स्लेइंग मेथड यूज करते हैं जिसमें क्यूआई चाहिए होती है, पर मेरा स्टाइल अलग है। इसमें बस प्योर फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग की जरूरत है। अब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें डेमो देता हूं। ड्यूक ने पावर लगाई और अगले ही पल गीक के चारों तरफ अनगिनत फुटस्टेप्स दिखने लगे। पलक झपकते ही ड्यूक वापस उसके सामने आ खड़ा हुआ। देख लिया? हाँ, तो मुझे बस तुम्हारे फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं। सही पकड़े हैं, चलो ट्राई करो। गीक ने एक गहरी सांस ली और अगले ही सेकंड ड्यूक के फुटमार्क्स पर तेजी से मूव करने लगा। अब वो कॉपी करके उन चीजों को भी देख पा रहा था जो पहले उसकी नजरों से बिल्कुल ओझल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के साथ इंटेंस स्पारिंग कर रहा हो। हर एक मूव का मकसद बिल्कुल क्लियर था, अटैक करने के लिए, अटैक को डॉज करने के लिए और डिस्टेंस बनाने या घटाने के लिए। हर कदम का अपना एक यूज था। कुछ ही पलों में जीके ने ड्यूक की आंखों के सामने अपना गले स्टेप स्किल दिखा दिया। एक हफ्ता पहले तो इसका टैलेंट इतना स्ट्रांग नहीं था, इस एक हफ्ते में आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ? इस वक्त ड्यूक ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड था। ये तो जैसे सदियों में एक बार पैदा होने वाला जीनियस निकला। तभी जीके के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। इतना काफी होना चाहिए ना ब्लैक नाइट के लेवल पर आने के लिए। ड्यूक ने मन ही मन सोचा, इस लड़के का एटीट्यूड तो सच में काफी एरोगेंट है भाई। सीन चेंज होता है और जीके कैफेटेरिया में ऐसे खाना ठूस रहा था जैसे सालों का भूखा हो। तभी वहां आंद्रे आ टपका। वो काफी क्यूरियस लग रहा था। तुमने आखिर डेक्स्टर सर को मनाया कैसे? क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? जीके को अच्छे से पता था कि इस वक्त आंद्रे अभी तक ड्यूक का स्टूडेंट नहीं बना है, इसलिए मुझे उनका स्टूडेंट बनते देख इसे अंदर ही अंदर मिर्ची लग रही है। जीके ने जवाब दिया, मैंने उन्हें कन्विंस नहीं किया, बल्कि डेक्स्टर सर ने खुद मुझे चूज किया है। आंद्रे ने वही घिसा पिटा सवाल किया, वही ना? आखिर में बात प्योर ब्लड पर ही आ गई। ये सुनते ही जीके ने अपने हाथ से चम्मच नीचे रख दिया। यार, तुम कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर नहीं हो रहे? तुम्हें सच में लगता है कि डेक्स्टर सर सिर्फ मेरे प्योर ब्लड होने की वजह से मुझ में इंटरेस्ट लेंगे? मैं उनका स्टूडेंट बना हूं तो सिर्फ अपनी एबिलिटी के दम पर। उसने आगे कहा, अपना टाइम इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में बर्बाद करने और अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के बजाय अगर थोड़ी जी तोड़ मेहनत कर लो तो शायद वो तुम्हें भी सिलेक्ट कर लें। कैसा रहेगा? सीन फिर से शिफ्ट होता है और अब आंद्रे ग्रीन हाउस ट्रेनिंग ग्राउंड में। सीन कुछ ऐसा था कि कोई लगातार दौड़ रहा था और ये देखकर गीक का दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज था। उसने मास्टर से पूछा, गुरुजी, ये आखिर चल क्या रहा है? मास्टर ने जवाब दिया, अरे मैं क्या बताऊं। इसने अचानक जिद पकड़ ली कि इसे मेरा शिष्य बनना है, चाहे नौकर बनकर ही क्यों न रहना पड़े। तो मैंने भी कंडीशन रख दी कि बिना क्यूई यूज किए 300 राउंड लगाओ, तभी मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। मुझे लगा ये हार मान जाएगा, लेकिन ये तो सच में दौड़ने लगा। लगता है इस एनपीसी को कार्डियो से कुछ ज्यादा ही प्यार है। यह देखकर गीक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे लगा था ये बस एक घमंडी किताबी कीड़ा है, लेकिन इस बंदे में तो अपनी ही अलग लेवल की सेल्फ रिस्पेक्ट और डेडिकेशन है। तभी ड्रेक फैमिली हेड ने अपना बस बेसिक ऑरा रिलीज किया, जिसे महसूस करके गीक के तो पसीने छूट गए।
ये की का वो पीक लेवल था जो सिर्फ एक ब्लैक नाइट ही अचीव कर सकता है। ड्यूक के कंपैरिजन में तो ये इंसान बिल्कुल अलग लेवल पर है। ये है एक असली ब्लैक नाइट। खैर, ऑन्ड्रे की शिष्य बनने की रस्म पूरी होने के तुरंत बाद ड्रेक फैमिली हेड एकेडमी विजिट करने पहुंच गए। उन्हें देखते ही प्रिंसिपल ने फुल जोश में उनका वेलकम किया। अगले ही पल फैमिली हेड ने धीरे से कहा, हावर्ड, काफी टाइम बाद मिले हम। और फिर चारों तरफ से इज्जत भरी आवाजें गूंज उठीं, ग्रीटिंग्स टू द मास्टर ऑफ ड्रेक। आर्थर ड्रेक ने आगे बढ़कर प्रिंसिपल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुमने काफी मेहनत की है। इस पर प्रिंसिपल ने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरी मेहनत आपकी मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है। असली बात तो सिर्फ आप ही समझते हैं। और बस इतना कहकर आर्थर वहां से फ्लैश हुआ और सीधा एकेडमी की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पहुंच गया। नन्हे ड्रैगन स्लेयर्स, तुम लोग ही ड्रेक परिवार की उम्मीद और फ्यूचर हो। बस जी जान लगाकर ट्रेनिंग करो, क्योंकि तुम्हारी डेवलपमेंट में ही ड्रेक फैमिली की भलाई है। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे लोग घुटनों के बल बैठ गए और एक सुर में बोले, हम ये बात हमेशा याद रखेंगे। इसके कुछ ही देर बाद ड्रेक फैमिली के हेड ने जीक को अपने कमरे में इनवाइट किया। वहां पहुंचते ही जीक ने बड़े अदब से उन्हें झुककर ग्रीट किया। फैमिली हेड ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ जाओ। मैंने सुना है तुम्हें चाय बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन टी लाया हूं। उम्मीद है तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आएगा। ये सुनकर जीक के तो होश ही उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा, फैमिली हेड को ये कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है? क्या वो मुझे हिंट दे रहे हैं? मतलब जो बातें शायद उस एम्परर को भी नहीं पता होंगी, वो ड्रेक फैमिली को पता है। भाई, इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क तो सच में नेक्स्ट लेवल है। तभी आर्थर ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैंने तुम्हें यहां किसी और वजह से नहीं बुलाया। बस मुझे पता चला कि ड्यूक ने हाल ही में एक स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया है, और ये जानकर मैं काफी सरप्राइज हुआ। वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हारा असली गोल क्या है, लेकिन अगर तुम ड्यूक के अंडर रहकर अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तो एक दिन तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रांग वॉरियर जरूर बनोगे। जीक ने भी बिना डरे अपना इरादा साफ कर दिया, मुझे किसी और से नहीं बल्कि सबसे ताकतवर बनना है। मुझे ऐसी आज़ादी चाहिए जो किसी और के पास न हो। बस यही मेरा एकमात्र एम है। अगले ही पल आर्थर के अंदर से एक खौफनाक ऑरा रिलीज हुआ। उसने गंभीर आवाज में कहा, लगता है कि मुझे भी पीछे छोड़ना तुम्हारा टारगेट है। उस भयानक पावर को फील करते ही जीक पसीने से लथपथ हो गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है। ये एस्ट्रा रैंक की पावर थी, जहां इंसान लाइफ और डेथ का फैसला चुटकियों में कर सकता है। ये एनर्जी कंट्रोल का वो पीक था जिसे सिर्फ ब्लैक नाइट्स ही हासिल कर सकते हैं। बिना एक पल भी गंवाए जीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन हां कर दी, क्योंकि उसे पता था कि ये तो होना ही था। उधर आर्थर ने तुरंत अपनी एस्ट्रा स्वॉर्ड को अनसील कर दिया। उसका कहना था, भाई ये बंदा एक असली ब्लैक नाइट है। इसका लेवल तो ड्यूक से बिल्कुल ही अलग है। मैं तो यहां बस एकेडमी का माहौल देखने और तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करने आया था, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। ये बोलते हुए आर्थर ने जीक की तरफ एक कार्ड बढ़ा दिया। मुबारक हो, अब तुम ड्यूक के स्टूडेंट जो बन गए हो। कार्ड देखते ही जीक के तो होश ही उड़ गए। अरे बाप रे, ये तो ब्लैक कार्ड है। ये तो सिर्फ गिने चुने वीवीआईपीएस को ही मिलता है। आर्थर ने आगे कहा, इस कार्ड के साथ तुम्हें तगड़े डिस्काउंट तो मिलेंगे ही, साथ ही खर्च करने की भी कोई लिमिट नहीं है। जा सिमरन, मेरा मतलब इसे जहां चाहे दिल खोलकर इस्तेमाल करना। जीक ने भी झट से थैंक यू बोला। जी, मैं इसे सही जगह यूज करूंगा। लेकिन जीक भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वो समझ गया कि आर्थर का असली गेम क्या है। इनका प्लान साफ है, जैसे ही मैं ये कार्ड यूज करूंगा मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा और इन्हें मेरी लोकेशन पता चल जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने अभी तक ब्लैक स्टेज का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब अभी मैं इनकी हिटलिस्ट में नहीं हूं। इसके बाद आर्थर ने इशारा किया कि अब तुम जा सकते हो। समझ गया फैमिली हेड। इतना बोलकर जीक वहां से धीरे धीरे निकल गया। उसके जाने के कुछ ही पल बाद ड्यूक एकदम से टेलीपोर्ट होकर आर्थर के कमरे में आ टपका। आते ही उसने ताना मारा, तुम सच में बड़े अजीब आदमी हो यार। पहले उस बेचारे को क्रेडल में फेंक दिया और अब यहां एक अच्छे पापा बनने की एक्टिंग कर रहे हो। आर्थर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम तो जानते ही हो मैं फैमिली हेड की सीट पर बैठा हूं। मजबूरी थी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वैसे लगता है पूरी दुनिया में बस एक तुम ही हो जो मुझसे इतने कैजुअल होकर बात कर सकते हो। तभी पेट्रियार्क ने अपनी पॉकेट से एक जूस की बोतल निकाली और बोले, क्यों ना हम इसे पीते पीते आराम से बात करें। तुम्हें पता ही होगा कि आजकल कॉन्टिनेंट के हालात कितने अजीब हो गए हैं। माना कि तुम एकेडमी के अंदर बैठे हो, पर बाहर की खबर तो तुम्हें होगी ही। ये सुनकर ड्यूक ने तुरंत कहा, अरे भाई,
मुझे इन सब बातों का कैसे पता होगा? मैं तो यहां अंदर हूं। लेकिन आर्थर ने तुरंत पलटवार करते हुए जवाब दिया, कॉन्टिनेंट पर छोड़े गए तुम्हारे आंख और कान अभी भी जिंदा हैं। तुम्हें सब अंदर की खबर है, फिर भी मुझसे पूछकर अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? आर्थर ने आगे कहा, एम्परर इमॉर्टैलिटी के पीछे पागल हो चुका है और इसी चक्कर में उसने पूरे कॉन्टिनेंट को छान मारा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? ड्यूक ये सुनकर पूरी तरह सरप्राइज हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो, मैजिक से उम्र रोकना तो रिसर्च किया जा सकता है, लेकिन कभी ना मरना, भाई ये तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। आर्थर ने भी हाँ में सर हिलाया। बात तो सही है, लेकिन अगर वो चीज एंशिएंट ड्रैगन से जुड़ी हुई हो तो? ये सुनते ही ड्यूक के चेहरे के रंग उड़ गए, वो बेहद शॉक में आ गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मनहवा भी इसी तरह एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में जरूर बताएं।